बच्चे बैठे होंगे, डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। अबे कहाँ गई? यार वहां स्क्रीन आ रही है? चलें जी, बेहतरीन है। सॉरी यार, वो लाइट चली गई थी भाई। तुझे अंधेरे से डर कहाँ लगता है अमान? हाँ अच्छा जी यार, प्लीज आप फोकस यार। देखो यार, जो जितने भी एरियाज है ना मेरे पास, वो बड़े ट्रिकी और टेक्निकल है, इसलिए मैं कनेक्ट करके चला रहा हूँ ताकि रिवीजन भी रहे। चलिए जी, आगे चलते हैं। नहीं लिखा तुम लोगों ने? अच्छा सॉरी यार। देखो, ऑब्जेक्टिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क है। ये मकसद है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तभी देखो मैं, अब देखो यार, ये बच्चे का फेलियर का रीजन कैसा है? सुनो पप्पू इधर यार, कोई मसला नहीं है। पहली चीज है, तेरे को नहीं कह रहा मैं, वैसे ही कह रहा हूँ जानी। आवाज आ रही है जानी अब? आइजा नंबर याद नहीं करना, बिल्कुल याद नहीं करना। देखो ये मैंने अपनी सीक्वेंस के लिए, जरा सुनो यार प्लीज। एक एक इंपॉर्टेंट चीज है फेलियर की। मैं डे वन पे डिस्कस इसलिए करता हूँ और हर क्लास में बताता ये रखूंगा कि देखो बच्चे इसमें ये गलती करते हैं, इसमें ये गलती करते हैं। क्योंकि जब मैंने खुद तैयारी की थी ना, तो जब मैं लिखता था अपने सोल्यूशन को मैच करता था, तो मुझे समझ आता था कि उसने पूछा क्या है और मैंने लिखा क्या है। दोनों में डिफरेंस, जो मेरी गलतियां थी जो मुझे ऑलरेडी पता है, वो मैं एटलीस्ट तुमसे नहीं होने दूंगा। सही ना? तो मैं ऑलरेडी इन एडवांस बता दूंगा ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो जाए। वरना तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम बोलोगे कि भाई सर हमने लिखा ये और आंसर वो आ रहा है, हमारा मैच ही नहीं करता। जैसे इसने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि सर हम लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ये नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर मतलब जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारियां नहीं है, ये मकसद है। अगर आपको एग्जाम में लिख के दे सवाल है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, तो अगर आपने वो सारी चवले मारी ना, फिर बुला लेगा एग्जामिनर वापस। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, उसने ऑब्जेक्टिव मांगा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद, उस मकसद को अचीव करने के लिए क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये बात समझ आ रही? दो अलग अलग चीजें हैं, वो सारी चीजें तो दो अलग अलग चीजें। यार ऑब्जेक्टिव क्या? भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको अभी कनेक्ट भी किया पूरा। अगर एक बंदा ऑडिट करने जा रहा है, उसका एक ही मकसद है ना कि क्या ऑब्टेन करेगा और किस लिए? ओपिनियन देने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बने हुए हैं, आईएफआरएस के। ये अच्छी बात है कि तुम लोग हाथ के हाथ ना मतलब चीजें पूछ रहे हो, और यही करना ओवर द पीरियड भी जी। नहीं, दोनों ऑब्जेक्टिव है। प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस क्यों? हम ऑब्टेन करेंगे रीजनेबल अश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और इसी बेस पे अगर मैंने अश्योरेंस ऑब्टेन की, इसी बेस पे तो क्या दूंगा? ओपिनियन। जरा एक सुनो, एक चीज सुनो, सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ, जरा सुनना। बहुत स्लो स्लो। मुझे एक बात बताओ, मोहम्मद शहरियार, सबको आवाज आ रही है भाई, तुम्हें ही नहीं आ रही सिर्फ? इधर देख लो सब। मैं सिर्फ आपको एक बात समझाने के लिए कह दूं, एक चीज। सही है ना? मुझे एक बात बताओ ऐसी समझने के लिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई देखें, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्टिव है। सही है? मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्या ऑब्टेन करनी है? रीजनेबल एश्योरेंस ऐसे ऑब्टेन करूंगा, मैं एक एक चीज को चेक करूंगा सैंपल बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? कौन से बेसिस पे? वो नशे, कौन से बेसिस पे? सैंपल बेसिस पे। अच्छा, सैंपल बेसिस पे इसलिए चेक करूंगा क्योंकि प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी चीजें चेक करूं। अच्छा, उन सैंपल बेसिस पे जब मैंने चेक किया और मुझे ये चीजें गलत दिखी कि अकाउंटिंग सही, मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, ये आगे की बातें बता रहा हूं, मैनेजमेंट से कहूंगा सही करो। अगर मैनेजमेंट सही
तो क्या आपको अश्योरेंस मिली या नहीं मिली? वेरी गुड, आपको अश्योरेंस नहीं मिली, आपको पता है कि मसला है। अब आप ओपिनियन तो दोगे, अब तक जो सिखा रहा हूं ओपिनियन तो दोगे, पर सही वाला दोगे खराब वाला, यानी शेयर होल्डर को बताओगे सब सही है सब गलत है। वेरी गुड, ये बात समझ आ रही है? तो ये अलग चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग चीज है। ऑडिट से मना करेंगे कब करेंगे वो आगे की चीजें हैं। ऑडिट से मना तब करेंगे वो गुद्दी से पकड़ के रोक दे तो मैं आगे जाने नहीं दूंगा। तुम्हें कुछ वेरीफाई नहीं हो, यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, सही है भाई? यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन वालों आगे चलें? चलें जी। यार इसको बुलाइए जरा, ये इसके लिए अब चल गया ये। अच्छा जी प्लीज यार, जब ऑडिट शुरू होता है, मैं वैसे एक साइकिल बता रहा हूँ, तुम्हें सर ने भी बताया होगा भाई। फॉर एग्जांपल हमजा लिमिटेड एक कंपनी है या अमान लिमिटेड एक कंपनी है, प्लीज सुनना यार। मैं कहानी इसलिए बताता हूँ ताकि तुम दुनिया में रहते हो, क्योंकि तुमने ऑडिट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और एक्सपोजर है तो ले लो तुम फिर। मुझे एक बात बताओ, जब अमान की एक कंपनी है, सही है, इसके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो कंपनी एक्ट के हिसाब से है, सही है? लिस्टेड में 7, प्राइवेट में ये सारी चीजें, ऐसा ही है ना भाई? जिंदा लाशों, हाँ या नहीं? यस सर। इसने बोला कि सर आकाश हमारी कंपनी को ऑडिट करने जरा, सही है ना, ये फीस होगी, आप ऑडिट करने आ जाएं। मैं क्या ऐसे ही एक्सेप्ट कर लूंगा? नहीं, ये भी देखो बहुत एडवांस है, बहुत हम भागे ही जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं। मैं तुम्हें बताऊं, मतलब मैं आऊं पहली क्लास में बोलूं चल भाई ये रिस्क के टक 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 ये प्रोसीजर पे पहुंच जाऊं, तुम्हें बेसिक्स ही नहीं पता, फेल हो जाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज सिखाता हूँ, सुनो। जब मैं इसकी कंपनी को ऑडिट करने गया ना, मैं पहले परफॉर्म करूंगा कुछ प्रोसीजर्स, कुछ चीजें करूंगा, वो होते हैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर। क्या होते हैं? और कंटिन्यूएंस यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि हो सकता है ये रिकरिंग नेचर का क्लाइंट हो, पहले से ही मेरा हो, मैं वापस से ऑडिट करने जा रहा हूँ, यानी 2019 का भी ऑडिट मैंने किया है। तो एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस में फर्क समझ आता है? एक्सेप्टेंस मतलब पहली बार, कंटिन्यूएंस मतलब रिकरिंग, साथ साथ सुकून से। एक्सेप्टेंस मतलब दूसरी बार, कंटिन्यूएंस, ऐसा ही है भाई। एक मिनट अमान, जब मैं इसकी कंपनी का ऑडिट करने गया, मैंने अज्यूम ये किया ये पहला साल है इसका। कौन सा साल? मुझे तो पता ही नहीं है कि इसके खानदान वाले चोर हों, डायरेक्टर सारे वही बैठे हुए हैं। तो मुझे बताओ, अगर ऊपर ही लोग चोर बैठे हुए हैं तो नीचे कंपनी सही होगी? हाँ या नहीं? चलें, एक और चीज सुनना, एक बात, यानी मैं एक चीज मुझे समझ आती है, प्लीज फोकस करना। मैं किसी भी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले उसकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करता हूं। क्या करता हूं? तुम लोग बोलोगे सर आपका तो बस पैसा आ रहा है ना, अबे पैसा तो आ रहा है, अगर मैंने लिख के दे दिया ना सब सही है, तो नैब का छापा कंपनी पे तो बाद में, पहले मुझ पे पड़ेगा कि भाई तुमने सीए की जो डिग्री ली है तुम्हें लाइसेंस मिला हुआ है, कि तुमने देखा नहीं था कि चोर है, इनकी नैब में रिपोर्ट आई हुई है पूरी। हाँ मान, ओके। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ प्लीज, या फोकस के साथ प्लीज, देखो सर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या ऐसे ही ऑडिट करने जाऊंगा, या आप बोलेंगे मैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा? वेरी गुड, चलें जी। अच्छा ये भी अभी भी सर अहमद वाला ये चल रहा, उसमें और थोड़ी सी ना मैं मतलब मिर्च मसाले डाल रहा हूँ। अब सुनो, एक चीज बता दी, क्या बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होगी? हाँ या नहीं? और ये क्यों लाजमी है? क्योंकि पता लग जाए कि क्या वहां पे एथिकल लोग बैठे हुए या नहीं बैठे हुए। दूसरी चीज, सर ने इसका जिक्र किया हुआ, ये मुझे पता, मेरी डिस्कशन हुई है सर से। सर ने तुम्हें ये भी बताया होगा, मैं अगर किसी क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ तो मैं ये देखूंगा कोई मेरा अपना इंटरेस्ट तो नहीं है उस क्लाइंट में। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अब्बा ही वहां सीएफओ है, तो फिर अब्बू क्या बोलेंगे, बाबू समझ आ रही है बात, इंसान का बच्चा बन के सब सही है, वरना आएगी गुद्दी पे चमाट। सही है, तो मुझे एक बात बताओ, तो क्या फिर मुझे थ्रेट हो जाएगा? तो क्या मैं ऑडिट सही करूंगा गलत करूंगा? यानी आप कह सकते हैं मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहा, ऐसा ही है? यानी मेरा जिससे रिश्ता होने वाला है वो भी उसी क्लाइंट पे, और उसका बाप वहां सीएफओ है, तब भी मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा ही है भाई? यानी सर ये तो बात है। चलें जी, अब मुझे समझ आ रहा है, मैं अब तक दो चीजें सीखी हैं। क्लाइंट एक्सेप्टेंस से पहले मैं अपनी इंडिपेंडेंस देखूंगा, क्लाइंट की इंटेग्रिटी को चेक करूंगा, उसको मैं कहता हूं बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। क्या कहता हूं? वेरी गुड सर। चलें जी, मैं कहता हूं बैकग्राउंड भी क्लियर है, हमारा कोई रिलेटिव भी नहीं है, ना मैंने शेयर्स खरीदे में उस कंपनी के, कुछ कुछ भी नहीं है, पर वो ऐसे नेचर का क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी, और मैं आज तक सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का ऑडिट करता आया हूं, और मेरे पास उसका एक्सपीरियंस
यार आप मुझे एक बात बताओ, हम क्या वेरीफाई कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो सर फिर मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे एक्सेप्ट करने से पहले ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए? कितने फैक्टर्स बोले? पहला, अपनी इंडिपेंडेंस, क्लाइंट की इंटेग्रिटी। तीसरा, क्या मेरे पास स्किल्स या वो कॉम्पिटेंस हैं? फिर आप बोलेंगे सर क्या हम लोग हायर नहीं कर सकते? मैं कहता हूं वो तो इसकी मिटिगेटिंग फैक्टर्स है ना, वो अभी हम सीख नहीं रहे। हम ऊपर ऊपर से ऑडिट की दुनिया देख रहे हैं कि मैं डायरेक्टली ऑडिट नहीं करता। ये बात समझ आती है? चलिए जी सर, मैं अगर इसको आगे लेके जाऊं तो मुझे एक बात पता लगता है, मैं सोचूंगा एथिकल रिक्वायरमेंट्स। किसकी एथिकल रिक्वायरमेंट्स? अपनी। हम कौन है? ऑडिटर है। चलिए जी, दूसरी, नॉलेज कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स। किसकी नॉलेज कॉम्पिटेंस स्किल्स? कि हमारे पास है भी या नहीं है? अगर नहीं है तो मैं ऑडिट भी नहीं कर सकता। मैं कैसे ऑब्टेन करूंगा रीजनेबल एश्योरेंस जब मुझे नॉलेज ही नहीं है? बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्लाइंट। ये बात समझ आती है? क्लियर है ये वाली चीज? पहली चीज है ऑडिट पे जाने से भी पहले। ऐसा ही है भाई? चलिए जी, आपने कहा कि वीआईपी हो गया भाई, क्लाइंट कंटिन्यूस एक्सेप्टेंस प्रोसीजर हो गए। फिर आपने ऐसी, सर अहमद ने तुम्हें बताया होगा कि जब तुमने ये चोरंगियां कर ली ना, फिर ऐसी किसी कंपनी में नहीं घुस जाते, आप उससे एग्रीमेंट करते हो। उस एग्रीमेंट को कहता हूं मैं एंगेजमेंट लेटर। क्या कहता हूं? उसमें सारी चीजें बताता हूं कि आपकी जिम्मेदारी क्या होगी, मेरी जिम्मेदारी क्या होगी, आप क्या क्या डेटा प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल्स भी आप ही बनाएंगे, हर बंदे से मिलने भी आप ही देंगे। मेरी जिम्मेदारी है आपको ओपिनियन देना और कौन सी एश्योरेंस देना, रीजनेबल एश्योरेंस। ये बात समझ आती है? चलें जी, यहां तक तो रिवाइज हो गया सर अहमद का। ऐसा ही है। दूसरा स्टेप आता है, आइडेंटिफाई करना होता है रिस्क बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स। मैं ये पढ़ाने आया हूं आज। सुनना अभी, ये अभी समझ तो नहीं आ रहा ना? सुनना सुनना प्लीज। जब मैं रिस्क आइडेंटिफाई कर लेता हूं तो मैं क्या परफॉर्म करता हूं? प्रोसीजर, यानी मैं कैश एंड बैंक को भी वेरीफाई करूंगा, इन्वेंट्री को भी वेरीफाई करूंगा, इन्वेस्टमेंट्स को भी वेरीफाई करूंगा, लायबिलिटीज को भी, पीएनएल की भी आइटम्स को। मुझे अगर ऑडिट एविडेंस मिल गया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मैं क्या दूंगा? ऑडिट रिपोर्ट दूंगा। कैसी दूंगा वो बात की बात है। समझ आ रही है बात? प्लीज अगर सुनना, कैसी दूंगा वो बात की बात है। एक चीज समझ आ रही है, सुनना अभी खाली ऊपर ऊपर से। हाँ, ये एरिया मैंने आज करवाना है, पर इसका समा बना रहा था कि यहाँ पे उतारने से पहले समझाओ तो सही हो क्या रहा है। अच्छा, सबसे पहले क्या करोगे? क्लाइंट ऐसे ही एक्सेप्ट करोगे या ये तीन चीजें देखोगे? वेरी गुड, ये डिटेल में अलग से एरिया है। सही है, वो सहमत कराएंगे। सुनना, जब मैंने ये कहा कि मैं कर लूंगा तो क्या भी एंगेजमेंट लेटर साइन होगा? उसमें हमारी उसकी जिम्मेदारियां होंगी। फिर हम ऑडिट पे जाएंगे। अच्छा, ऑडिट पे जाने के बाद प्लीज यार मेरी बात सुनना, अभी बहुत कनेक्शन है। सबसे ट्रिकी एरिया ये है और ये है, और ये तीनों मेरे पास है। सुनना, मैं तभी लिखी हुई लाइन से, इधर देखो प्लीज फोकस के साथ। मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैंने आइडेंटिफाई करना है रिस्क बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। प्लीज मेरी बात सुनना यार। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं क्लाइंट के अंदर चला गया, फाइनेंशियल मुझे किसने दिए होंगे? मैनेजमेंट ने, क्लाइंट ने। ऐसा ही है भाई? क्लाइंट ने फाइनेंशियल दिए, उसमें फिक्स एसेट आ रहे होंगे, इन्वेंट्री आ रही होगी। अच्छा, तो मतलब सर मुझे इनमें से सब वेरीफाई तो करना है, ऐसा ही है? पर वो भी सैंपल बेसिस पे। मुझे यार पूरा ऑडिट नहीं करना, मुझे रिस्क बेस्ड ऑडिट करना है। कौन सा बेस्ड ऑडिट? सर ये भी नहीं समझ आना कि रिस्क बेस्ड ऑडिट क्या होता है। खाओ मी कसम, नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा था, यही तो सिखाना है आज। चलें, जो भी होता है रिस्क बेस्ड ऑडिट, जब मैं ऑडिट रिस्क असेस कर लूंगा, उसके बाद क्या करूंगा? ऑडिट। उसके बाद क्या करूंगा? काम करना शुरू करूंगा। यहाँ पे मैंने काम करना शुरू, यहाँ पे खाली मैंने रिस्क असेस किया है। ऐसे ही ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है तुम असेस कर रहे हो कहाँ कहाँ मसला हो सकता है। सुनो अभी सिर्फ ऐसे ही समझने के लिए, कहाँ कहाँ मसला हो सकता है, इसको मैं कहता हूँ रिस्क असेसमेंट। क्या कहता हूँ? पर मैंने अभी फिर कह रहा हूँ, समझाया नहीं है, आज ही समझा के जाऊंगा। अच्छा, जब मुझे पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ मसला हो सकता है, मैं हो सकता है क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि शक है, यकीन। अच्छा, यकीन में कब बदलेगा? जब प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। जब, चलें सर, आप मतलब इतना तो समझ आ रहा है। अच्छा सर, मैंने क्या आपको ये बताया कि कैसे रिस्क असेसमेंट होती है? नहीं बताया। पर ये बताया मैंने कि जब फाइनेंशियल मेरे हाथ में आएंगे, अंधों की तरह ऑडिट नहीं करूंगा, पहले देखूंगा कहाँ कहाँ मसला। यार तुम अगर देखो ये कि कहाँ एक जगह है जहाँ पे मसला हो ही नहीं सकता, तो वहां पे क्या ज्यादा काम करने की नीड है? वैसे ही तुम्हारे पास टाइम क्या होता है? तो पहले उस एरिया पे फोकस करूं जो ज्यादा रिस्की है या लेस रिस्की एरियाज पे। अच्छा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा? रिस्क असेसमेंट। क्या करूंगा? अच्छा, रिस्क असेसमेंट की कैसे होगी आज ही पता लगेगा।
मुझे पता लग गया ये कैश एंड बैंक में मसला है, पीपी में मसला है, रेवेन्यू में मसला है, तो मैं ज्यादा काम किस पे करूंगा? पीपी, रेवेन्यू और कैश एंड बैंक। जब मैं काम करना शुरू करूंगा तो उसको मैं कहता हूं प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। प्रोसीजर परफॉर्म करने से मुझे एक सबूत मिलेगा, उसको मैं क्या कहता हूं? ऑडिट एविडेंस। मुझे सबूत मिल गया। अच्छा, जैसे ही मुझे सबूत मिला, मेरे पास एक एविडेंस आ गया, एक अश्योरेंस आ गई। कौन सी अश्योरेंस? अभी बताया, कौन सी अश्योरेंस? अब मैं क्या देने के लायक हूं? ऑडिट रिपोर्ट। ये बात समझ आ रही है? ऊपर ऊपर से ये पूरी ऑडिट की कहानी छापो से। ऑनलाइन वाले यहाँ तक क्लियर है? बेहतरीन है। अच्छा, उसने आज तक ये भी सवाल नहीं पूछा, डिफाइन ऑडिट साइकिल। तो फिर ऑडिट साइकिल में ये पूरी चीजें आएंगी, और मैं आगे जाके तुम्हें इसकी डिटेल भी बता दूंगा कि इसके अलावा भी क्या क्या हो सकती हैं चीजें। सही है? तो जो चीजें नहीं भी पूछी हैं वो तो हमें लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि चांसेस भी उसी के होते हैं आने के। हाँ भाई, रोहान मेमन, तूने ये शर्ट क्या वेल्डिंग कराई है? ये वाली शर्ट तूने वेल्डिंग कराई है? मुझे जब भी दिखता है ऐसी में दिखता है, तो अच्छा लगता है, क्यूट लगता है मेरे को तू। अमान तो जहर लगता है अब। अमान, हाँ जो बात है। भाई अरहम कह रहा है ये मेरा है रोहान। तेरा ये भाई, रख ले इसको। जानी छाप लिया ये? सवाल रिपीट भी होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, अलग अलग नामों से, मतलब उसमें अंग्रेजी चेंज कर देता है। सवालों पे तो अभी हम आए नहीं है, अभी तो ऑडिट समझा ही नहीं है तुम लोगों ने। छाप लिया? हसनैन, अमान, सही है भाई। हसन अहमद रजा कह रहा है हसनैन मेरा है। भाई तुम रख लो ये। अच्छा जी सर, हमें, या प्लीज इधर देखो, आप सुनो। मैंने कहा मैंने क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया, एंगेजमेंट लेटर बन गया, मैं ऑडिट करने पहुंच गया। क्या मैं ऐसे ही ऑडिट करूंगा, या पहले रिस्क असेसमेंट होगी? अच्छा, रिस्क असेसमेंट का अभी तक तुम्हें सिर्फ एक ही चीज पता है, लिख देना अपने पास यहाँ पे भी। रिस्क असेसमेंट का अभी वैसे ही मतलब क्या है, कहाँ कहाँ मसला हो सकता है, लिखो अपने पास। उसके ऊपर ही लिखो प्लीज, कहाँ कहाँ मसला हो सकता है। और जहां जहां मुझे लगेगा कि मसला है, मैं वहां वहां काम ज्यादा करूंगा या कम? ज्यादा। वेरी गुड। चलें जी आगे। अच्छा जी, इस सिनेरियो को, रिस्क असेसमेंट को समझाने के लिए जरा सुनना। अब जिसने ये कहानी मिस की तो गया कहानी से आउट। ये लोग टॉपिक ऐसे ही बोल के निकल जाते हैं एक क्लास में। सही है? रीजन बीइंग टेक्निकल एरिया है, इसमें से सवाल भी 15 नंबर का आता है, स्ट्रेट सीधा फॉरवर्ड, और इस बार के लिए तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया। और अमेजिंग बात है कि पता नहीं क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो यार, इसमें दिमाग लगता है लोगों का, इसलिए ये निकल जाते हैं। फिर आखिर में इसको टच किया जाता है, और आखिर में तुम्हें बच्चा, पता है वैसे भी बच्चा पैनिक में होता है, और पैनिक में बच्चा बोले चल भाई अब जो है होने दे। तो इसलिए सुकून से इसको करना है, क्योंकि देखिए हम दो टीचर्स है, तो हमें एज ये है कि वो अपने एरियाज पे वीआईपी लेके चलेंगे, मैं अपने एरियाज पे। चलिए जी, इसकी कहानी सुने। किया ये कि, सुनना मेरी बात, ये प्रैक्टिस अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने किया था एक क्लाइंट पे। मैं एक कंपनी का ऑडिट करने गया एज अ मैनेजर, और मेरे पास पूरी ऑडिट टीम थी कोई 15 लोगों की। सुनना, मैंने हर किसी को अलग अलग हेड एलोकेट कर दिया। सही है जी? और वो तुम्हारे ही ये जो
लास्ट अटेम्प्ट थी, मेरी शादी भी थी और ये सारी चीजें अटेम्प्ट्स वगैरह, तो इसमें बिजी भी था, तो मुझे टीम ज्यादा भी लगानी थी, हर किसी को एक एक हेड एलोकेट करना ताकि काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। हमारी एक ट्रेनी थी, आई विल नॉट कोड नेम, मैंने उसको कहा भाई रेवेन्यू का ऑडिट कर लोगी क्या, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेवेन्यू की फिगर आ रही होती है? सर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ रहा होता है, एक्सपेंसेस भी आ रहे होते हैं, जीपी को तो वेरीफाई करने की नीड ही नहीं है ना, क्योंकि आपने किसको वेरीफाई किया, रेवेन्यू और कॉस्ट को वेरीफाई किया, जीपी खुद ब खुद वेरीफाई हो जाएगा। सही है ना, ये तो बात है ना। अच्छा मेरे फाइनेंशियल्स में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ रहे होते हैं पीएनएल में, सेलिंग, एडमिन, अदर इनकम, टैक्स, ये सारी चीजें आ रही होती हैं, तो आपको नहीं लगता मुझे इन सबको ऑडिट करना है? ऑब्वियसली करना है सर, पर इन सब के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको सैंपल बेसिस पे ऑडिट करना है। मैंने क्या कहा भाई, मैंने अपनी ट्रेनी को कहा, मैंने कहा भाई सुन लो मेरी बात, क्या तुम इसका ऑडिट कर सकती हो? मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, मैं आखिर में आके सिर्फ रिव्यू करूंगा, और नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं है। सही है ना, मैं तुम्हें वैसे लेवरेज दे दूंगा, पर काम के मामले में बिल्कुल सख्ती है। उसने बोला उस्ताद क्या बात की आपने यार, मैं ऑडिट नहीं कर सकती, ऐसी लगती हूँ मैं आपको? मैंने कहा ओके। मैंने कहा हाँ सिस्टर, कैन यू गो एंड ऑडिट रेवेन्यू फिगर ऑफ इंटरनेशनल टैक्स? जरा सुनना, अभी गेम है ये। I think you cannot because you are new in audit firm and I don't know from whom you have studied audit. मुझसे पता होता तो समझ आती है, बाकी का मसला नहीं है। इधर देखो प्लीज, मैंने कहा सेल्स आ रही है करंट ईयर की कितने की, 2.4 मिलियन की, उसको ऑडिट कितने का करना है? 2.4 मिलियन का, ऐसा ही है ना भाई? फिर बोलिए उस्ताद कॉस्ट ऑफ सेल्स भी मुझे ही देते हैं। मैंने कहा हो पहले ये कर ले, सही है, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये करके दिखा दो ऑडिट, बाद में देखेंगे। अच्छा अगर मैं वैसे देखूं कि भाई ऑडिट पे भेजा है मैंने उसको, तो वो मतलब जो हमारी ट्रेनी है वो सीख के आई होगी, ऑडिट में कुछ ना कुछ तो सीखा होगा ना, तभी तो फर्म में पहुंची है, इंटरव्यूज भी हुए होंगे। मैंने कहा चलो जी भाई मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत ऑक्यूपाइड हूँ, मैं आऊंगा 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, मैं रिव्यू करने आऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट नहीं है, 12-13 क्लाइंट्स हैं। मैंने कहा आऊंगा मैं लाजमी। सही है, 2 हफ्ते का टाइम है, 2 हफ्ते में जो करना है क्लाइंट पे पूछो, नॉलेज लो, वर्किंग पेपर बनाओ, मुझे सब चेक करवाना ही है। उसने बोला उस्ताद भरमबाजी, लेट्स चेक। सही है, भरमबाजी हो गई उसकी। अब इधर देखें सब प्लीज, अब देखना है। अब वो आई, ये देखो भरमबाजी देखो। हाँ उस्ताद ये ले, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन गर्ल। उसने बोला उस्ताद भरमबाजी मेरे से बिल्कुल मत करना। सही है, मेरे को ऑडिट आता है, मैं भी चुपचाप बैठा हुआ, मैं आया था थका हुआ, मैंने बोला अच्छा जी, अच्छा जी कॉमन गर्ल करवाएं जरा रिव्यू, क्या वेरीफाई किया आपने वाइल ऑडिटिंग रेवेन्यू? अच्छा ये को लिखना नहीं है, मैंने तुम्हें जानबूझ के कहानी बनाई है ताकि वही वाली चीजें इसमें डाली है एंटरटेनमेंट के लिए, ताकि बोर नहीं हो, बहुत ड्राई सब्जेक्ट है ना, एंटरटेनिंग बनाएंगे। चलिए जी, मैंने इससे पूछा हाँ जी, हाउ यू ऑडिटेड रेवेन्यू फिगर, व्हाट प्रोसीजर्स यू हैव परफॉर्म, तुमने काम क्या किया है? अभी भी चौड़ी है भाई। कंपनी इज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्टिंग गुड्स, देयर आर 12 इनवॉइसेस ऑफ $2000 पर मंथ। बहुत सुकून से मैंने पहली बात क्या कही, ऑडिट कर सकती है? उसने बोला यस। उसने बोला उस्ताद ये लो मैं ऑडिट करके आ गई। मैंने बोला क्या क्या काम किया? वो बता रही है। सही है, वो बता ये रही है भाई कंपनी क्या काम करती है, एक्सपोर्ट का क्या काम करती है? प्लीज यार ये जरा याद रखना, मैंने बोला एक्सपोर्ट का काम करती है। चलें जी, कितनी इनवॉइसेस हैं? यानी साल में 12 महीने, 12 इनवॉइसेस हैं। चलें जी, और मंथली भी हो सकती हैं, पर इसमें मंथ में सिर्फ $2000 की इन्वेस्ट होती है, एक ही क्लाइंट है, फिक्स है इसका। सही है, इस कंपनी का एक ही कस्टमर है। अच्छा जी, $2000 पर मंथ की सेल होती है, एक्सपोर्ट होती है। कंपनी हैव रिकॉर्डेड रेवेन्यू by multiplying it by exchange rate of ₹100 per dollar। जरा मेरी बात सुनोगे सब, एक काम करोगे, $2000 एक महीने की सेल है, तो ये तो डॉलर तो दूसरी करेंसी है ना, मेरी करेंसी कौन सी है? पाकिस्तानी करेंसी, PKR, इसको मैं कहता हूं प्रेजेंटेशनल करेंसी। क्या कहता हूं? प्रेजेंटेशनल करेंसी। तो क्या हमने इस इंटरनेशनल टेक्सटाइल ने, जो कंपनी ऑडिट हो रही है, इसने रेवेन्यू क्या PKR में रिकॉर्ड किया, वो डॉलर में? इसको कन्वर्ट करने के बाद जरा पहले एक मुझे बात बताओ, $2000 को 100 से मल्टीप्लाई करो। क्या मैं कह सकता हूं 2 लाख रुपए एक महीने का रेवेन्यू है? पक्की बात है, लिख लो अपने पास कहीं साइड में, 2 लाख रुपए एक महीने का रेवेन्यू है, सही है। और ये लिखना, ऐसे लिखना, $2000 मल्टीप्लाई बाय 100। अरे मेरी जान एक मिनट, ये सिखा रहा हूं अभी, सुनो देखो, सब बताऊंगा। हाँ भाई मैंने क्या किया, आप साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? $2000 मल्टीप्लाई बाय 100।
चलें जी सर, हम जरा यहाँ पे आए और हमने स्क्रीन शेयर में इसको छेड़ा। प्लीज यार, मैं यहाँ पे खाली दिखा रहा हूँ सर, आपने लिख दिए यहाँ पे $2000। यहाँ पे भी आ रहा है ना, नहीं आया? चलें जी, अब आ गया भाई। हाँ जी भाई, इधर देखें प्लीज। $2000 इंटू 100 यानी कितने की सेल है? क्या मैं कह सकता हूँ ये पर मंथ की सेल है? अच्छा, एक महीने में 2 लाख रुपए रिकॉर्ड कर रही है कंपनी। उस मैंने कहा आप कैसे वेरीफाई किया? वो बोल रही है सर मैंने इनवॉइस देखी, इनवॉइस में लिखा हुआ था $2000। कितना हम बेच रहे हैं, तो जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसी ने इनवॉइस बनाई होगी। सर देखें, पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको ऑडिट की। ये आ गई इनवॉइस, इनवॉइस पे लिखे हुए होंगे कितने डॉलर? $2000। ऐसा ही है भाई। इसमें हमने लिख दिया भाई जनवरी 31 2020 को सेल हुई है। अगले महीने की 28 फरवरी को ही होगी, उसके अगले महीने की 31/5 ऑन सो चलती रही होगी। कब तक चलती रही होगी? अच्छा जी, 31 दिसंबर तक कितनी इनवॉइसेस होंगी? 12। अगर मैं ये कहूं कि भाई ऐसे सबकी मल्टीप्लीकेशन के बाद अगले महीने की भी $2000 इंटू 100, ये 2 लाख रुपए, ये भी क्या है? पर मंथ। जरा मुझे एक बात बताओगे, अगर मैं 2 लाख रुपए को 12 से मल्टीप्लाई करूं कितना आता है? 2.4 मिलियन। जरा सुनना, उसने पूरी फिगर वेरीफाई की है, उसने पूरी फिगर वेरीफाई की। अब जरा फोकस के साथ हम वापस तो चौरंगी पे जाएंगे समझने के लिए। हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है सबके पास? ऑनलाइन वालों ये वाली स्क्रीन आ रही है प्रेजेंटेशन वाली? ये कंफर्म करो तो फिर आगे लेके जाऊं। चलें जी, बेहतरीन है। अच्छा जी, अब देखें यही कहानी आ गई, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, यहीं पे थे हम। अच्छा जी, अब वो चौरी हो रही है, उसने बोला सर मैंने वेरीफाई किया, हर मंथ की इनवॉइस उठाई, 100 से मल्टीप्लाई किया, रेवेन्यू आ गया, 100 से मल्टीप्लाई किया, रेवेन्यू आ गया। और फिर मैंने कहा कि भाई ये टोटल फिगर रेवेन्यू की मैच है? तो बोलती है सर जाके पीछे देख लें कितनी आ रहा था रेवेन्यू, 2.4 मिलियन। उसने वेरीफाई भी कितना किया? मुझे शाबाशी देनी चाहिए उसको। हाँ, मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा मेरी बात सुनो, जरा बैठो। मैंने मेरे जूनियर को पानी पिलाया इसको, बहुत मेहनत की है इसने। 2 हफ्ते इसको मैंने दिए, ये ऑडिट करके आई है। मैंने इसको ये कहा कंपनी क्या करती है? इसने क्या बोला? एक्सपोर्ट। साथ साथ बोलोगे, एक्सपोर्ट करती है। मैंने कहा जनवरी फरवरी मार्च में एक्सपोर्ट्स बंद थे, जनवरी फरवरी मार्च में एक्सपोर्ट्स। तो क्या मेरे बाप ने एक्सपोर्ट किया? कोविड की वजह से एक्सपोर्ट क्या थे? बैन लगा हुआ था उसके ऊपर। तो क्या पॉसिबल है कि इसने सेल की हो? अच्छा, और एक और चीज बोल दिया, अच्छा उस्ताद मतलब 3 महीने की सेल हटा दूं ना मैं? तो मैंने कहा ये 100 रुपए का एक्सचेंज रेट मेरा बाप चेंज करेगा? क्या सेम रहा था या फ्लक्चुएट हुआ था? यानी मैंने आप उसको कहा कि क्लाइंट ने आपको बनाया, बन के आ गए। उसने बोला सर क्लाइंट की तो इनवॉइस भी देखी है मैंने। भाई इनवॉइस फेक बन सकती है, अकाउंट्स कौन बना रहा है? इनवॉइस कौन बना रही है? तो क्या टोपी ड्रामे नहीं हो सकते? फिर बोला उसने उस्ताद सॉरी। बैन, हाउ इज दिस पॉसिबल? जनवरी से अप्रैल तक तो एक्सपोर्ट्स बैन थी, एंटिटी ने सेल कैसे कर ली हो तुमने? वेरीफाई कैसे कर ली? वेरी गुड। अब सुनना, रोने पे आ गई। अच्छा जी, अब बोल रहे हैं सर सॉरी गलती हो गई। अब आप बता दें कि सर, पूछो कैसे करते हैं ऑडिट? यानी अब सुनना मेरी बात, यानी कहानी समझ आई? देखो सर, ये बिला वजह एंटिटी में घुस के इसने ठक 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 ये रेवेन्यू वेरीफाई किया, इसके हिसाब से सही था, इसके हिसाब से तो बिल्कुल सही था। ये बोल रही है सर मेरे पास एविडेंस भी है। एविडेंस फेक भी तो हो सकता है। तो तुम ऑडिटर किस काम के? सीखोगे नहीं? सर सीखेंगे ना। तो मैंने उसको एक बात बताई, उसने जब मुझसे पूछा ना कि सर आप बता दें कि कैसे होता है ऑडिट, तो मैंने आपको कहा था अभी पिछली वाली 3 स्लाइडों में कि आप जब इंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो डायरेक्टली ऑडिट नहीं करते, आप करते हैं रिस्क असेसमेंट। क्या करते हैं? क्या करते हैं? रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का मैंने मतलब बताया था, वो चीजें देखते हो कहां कहां मसला हो सकता है। अब सुनना, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है।
कहाँ कहाँ मसला, तो यार वो तो बेचारी जूनियर थी, उसको कैसे पता कहाँ कहाँ मसला हो सकता है, उसको तब पता होता है कि उसने तमीज से ऑडिट पढ़ा होता। तो अगर तुम्हें जिंदगी में जलील नहीं होना ना, तो ये एरियाज तो बड़े ग्रुप में रखना। समझ आ रही है बात? चलिए जी, मैंने उसको बोला कि अच्छा फिर उसका यही सवाल था मेरे से, सर मुझे कैसे पता लगेगा कहाँ मसला हो सकता है, मैं नजूमी थोड़ी हूँ। नहीं, मैंने कहा स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दी है, स्टैंडर्ड आपको एक चीज कहता है, जरा सुनना, फिर मैं उस स्लाइड पे आऊंगा। स्टैंडर्ड आपको कहता है अगर आपको करनी है रिस्क असेसमेंट कि कहाँ कहाँ मसला हो सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स पे गौर करना, कहाँ कहाँ मसला हो सकता है, अगर ये जानना चाहते हो तो मैं जो कह रहा हूं वो करो। वो कहता है आप अंडरस्टैंडिंग लें एंटिटी की और उसके इन्वायरमेंट की। नहीं सर, नहीं समझ आई, अभी एक एक करके दिखाते हैं। इधर देखो भाई, अब शुरू हो गया आयजा 315 जो हमें सीखना है। प्लीज अभी छापना नहीं, छापना नहीं, पहले सुकून से समझो, पूरी कहानी समझो, फिर मैं बताऊंगा। भाई आयजा 315 आपको ये कहता है मुंह उठा के ऑडिट करने नहीं पहुंचना। आप सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना, अभी सिखाया मैंने। अच्छा अब तुम्हें ये तो पता है ना, मैंने पूरे टाइम सिर्फ हेडिंग समझाने पे लगाया है, ये तुम समझो। मैंने सिर्फ क्या समझाने पे लगाया है, हेडिंग। तुम बोलते भाई उस्ताद आके आइडेंटिफाई रिस्क करा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, रिस्क असेसमेंट क्यों होती है? रिस्क असेसमेंट इसलिए होती है ताकि आपको मैनेजमेंट बेवकूफ नहीं बनाए। ये बेवकूफ बन के आई थी, हाँ या नहीं? तो अगर उसको अंडरस्टैंडिंग होती, अगर उसने रिस्क आइडेंटिफाई किए हुए होते, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था या नहीं था? नहीं था ना, पक्की बात है। नमाज का देख, तू पढ़ के आ जा। अबे ये क्यों बंद हो गया? जी सर, आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। इधर बैठ गया, टाइम हो गया। अच्छा जी, अबे ये बंद क्यों हो गया भाई? स्क्रीन कह रही है नमाज पढ़ो। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। यार इसको, अमाज को बुलाइए, किसी को अंदर से। जल्दी बुलाना यार, ये मोमेंटम खराब हो जाएगा। नमाज के टाइम कितने बजे तक है वैसे? 7:25 तक है ना? जानी जल्दी, ये क्यों स्क्रीन में से चला गया ये? हाँ, 1 मिनट जानी, स्क्रीन आ रही है अभी। अभी देखो, अभी आएगा शायद। आ गया, पहले इनको तो शेयर करूं। यार स्क्रीन शेयर हो रही है तुम्हारे पास मुफीस? कंफर्म करके बताओ। हो गई, हो गई, हो रही है। चलें जी, ओके, बेहतरीन है। इधर देख लो यार, प्लीज फोकस फोकस फोकस, प्लीज इधर देख लो जरा। अभी इस पे कनेक्ट करना हमें। अभी उसने एक गलती की, वो ऐसे ही ऑडिट करने चली गई, उसने कोई चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं ली। यानी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया अभी कि उसको ये पता होना चाहिए था कहाँ कहाँ मसला हो सकता है। तो फिर मैंने, आपका एक सवाल आएगा कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कहाँ कहाँ मसला हो सकता है? तो गाइडेंस किसने दी आपको? स्टैंडर्ड ने, वो 315 है। सही है, जो आज सीखना है हमें। ये पूरी कहानी इसलिए थी ताकि ये समझ आए कि करवा क्यों रहा हूँ ये। चलिए जी, हमें आइडेंटिफाई करना है रिस्क। अभी ये समझ आता है कि रिस्क क्यों आइडेंटिफाई करना है, कैसे करना है, अभी ये गाइडेंस देगा। कैसे? अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, ऐसा ही है भाई। प्लीज सुनना यार फोकस के साथ। मुझे अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की, एनवायरनमेंट की। आप बोलोगे सर यार कैसे एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग? अब सुनना, एक एक करके मैं एग्जाम्पल दूंगा, कनेक्ट करूंगा। और आपको फोकस करना है प्रैक्टिकली, और एग्जाम में सवाल ऐसे ही आएगा। सवाल में ये नहीं पूछेगा, मैं बता रहा हूँ, जो मैं ये रीड करवा रहा हूँ ना ये अभी, सवाल में इसमें से कुछ भी अंग्रेजी नहीं आएगी। वो प्रैक्टिकल सिनेरियो देगा और बोलेगा रिस्क आइडेंटिफाई करके दो। यानी वो पूरी कंपनी की इंफॉर्मेशन देगा। किसकी इंफॉर्मेशन? बोलेगा इसके अंदर बताओ कहाँ कहाँ मसला हो सकता है। वेरी गुड, कहाँ कहाँ मसला? आज मैं
हाँ सब सही हो गया। यार स्क्रीन आ रही है भाई लोग तुम्हारे पास? अबे चलाया नहीं चलाया ये? आ गई स्क्रीन, चलें जी, बेहतरीन है। यार अबे अमान भाई इनको बोल दे जल्दी आ जाए यार, मिस हो गया तो फिर मसला है यार। अभी छापने को नहीं बोला। अभी इसको आने दे, किसको बताता हूँ। एक मिनट, हाँ भाई हमारे नवाब आ जाए, वो घूमने गए हैं। आ गए ना? अच्छा जी बाबू इधर। मैंने अभी तुम्हें सिर्फ ये बताया कि भाई एंटिटी की ऑडिट करने से पहले हमें रिस्की एरियाज को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ मसला हो सकता है। यानी वो कहता है कि भाई आप पहले आयजा 315 को रीड कर लें फिर ऑडिट करना। वो बोलता है भाई आपको आइडेंटिफाई क्या करना है? रिस्क। मैंने अब तक आप सबको ये नहीं बताया कि आइडेंटिफाई कैसे करना है। ऐसा ही है भाई, वो बोलता है कैसे। सो अंडरस्टैंडिंग एंटिटी और एनवायरनमेंट। यहां पे रुक के मैं दो तीन एग्जांपल्स दूंगा। अगर ये हमारी बहन जो ऑडिट करने गई थी, जिसको मैंने रेवेन्यू का हेड दिया था, प्लीज सुनना ये फोकस के साथ। अगर ये एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेती तो इन्होंने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग बखूबी ली हुई थी, क्योंकि ये एंटिटी के ऑपरेशंस क्या थे? एक्सपोर्ट करना। अब जरा देखना, उस पर बाद में आता हूं। ये कहता क्या आपको 315? किसकी अंडरस्टैंडिंग लो? ऑपरेशंस की। या प्लीज जरा फोकस करना, मैं कनेक्टेड लेके चलूंगा, इसमें कोई भी ऐसी बात लिखी हुई नहीं है जो फजूल हो। पर मैं कह रहा हूं उसमें से थ्योरी नहीं आएगी, इसमें से प्रैक्टिकल सिनेरियो आएगा। आपको एक सवाल देगा, जैसे कंपनी के अंदर कुछ चीजें मौजूद होती हैं, सवाल के अंदर भी चीजें मौजूद होंगी वैसी ही। फिर आपको बोलेगा इस सिचुएशन को रीड करके मुझे ये बताओ कहां कहां मसला हो सकता है। पर वो मसला तुम्हें तब पता लगेगा जब आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे किसकी? एंटिटी की। एंटिटी में सबसे पहला क्या आ रहा है? ऑपरेशंस। ये बात समझ आ रही है? चलें जी अब सुनना आगे की चीज। वो बोल रहा है एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लो, ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग लो। एंटिटी किस में इन्वॉल्व थी? एक्सपोर्ट में। अच्छा जी, बाकी चीजों को कटा के मैं आगे जा रहा हूं। एनवायरमेंट में इंडस्ट्री, रेगुलेटरी और अदर एक्सटर्नल फैक्टर। एक एक करके सीख रहे हैं हम। मैं अभी आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ किसकी अंडरस्टैंडिंग लें? यार अगर वो एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेता ना, प्लीज सुनना, तो रेगुलेशंस यानी लॉ ऐसा पास हुआ था कि एक्सपोर्ट क्या हो चुकी थी? बैन हो चुकी थी। मुझे एक बात बताओ, अगर ये हमारी बहन ऑपरेशन के साथ साथ किसकी अंडरस्टैंडिंग लेती? एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट में भी रेगुलेटरी चीज होगी, यानी रेगुलेशन अगर उसको पता होती कोई लॉ ऐसा पास हुआ है जिसने एक्सपोर्ट्स को क्या किया हुआ है? बैन किया हुआ है। तो क्या इसको ये समझ आता, सुनना मेरी बात, कनेक्ट कर रहा हूं मैं, क्या इस बंदी को ये समझ आता कि रेवेन्यू में ओवर स्टेटमेंट का मसला हो सकता है? वापस से बोलता हूं, अगर ये एंटिटी के ऑपरेशन के साथ साथ किसकी अंडरस्टैंडिंग लेती? एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट में भी रेगुलेटरी की। तो क्या इसको ये समझ आता कि एंटिटी के रेवेन्यू पे हिट आई होगी? एंटिटी के रेवेन्यू पे, मैं तुम्हें असल में ऑडिटर बना रहा हूं कि सोचना कैसे होता है। भाई एंटिटी के रेवेन्यू पे हिट आई होगी। अच्छा ये तो तुम्हें आज ही पता है, कैसे पता है? आप बोलोगे अंडरस्टैंडिंग लेके। किसकी अंडरस्टैंडिंग? एंटिटी और उसके
एनवायरनमेंट की। जब मैंने एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली तो मुझे पता लगा एक्सपोर्ट पे बैन लग चुका है, एंटिटी इन्वॉल्व है एक्सपोर्ट के बिजनेस में। तो क्या देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू? अब आपको मैं एक चीज सुनना प्लीज। सवाल में लिख के देगा एंटिटी इज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट बिजनेस, एंटिटी इज इन्वॉल्व इन 3 months लेटर एक्सपोर्ट्स आर बैन। नीचे लिख के देगा बताओ उसमें क्या रिस्क है। अब तुम वही कहानी सुनना, वही कहानी तुम रिप्रोड्यूस करोगे अपने आंसर में। आंसर में क्या लिखोगे? एंटिटी इज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट, साथ साथ बोलोगे एंटिटी इज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट एंड देयर इज अ बैन ऑन एक्सपोर्ट, देयरफॉर देयर आर रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब सुनना मेरी बात, मैंने पूरे पास पेपर रीड किए, दुनिया जहां की बुक्स रीड की, उससे एक क्रक्स निकाला मैंने। वो क्रक्स ये था, सुनना मेरी बात, वो क्रक्स ये था सवाल में वो रिस्क फैक्टर देता है। सवाल में क्या देता है? और यही रिस्क फैक्टर एंटिटी में भी मौजूद होता है जिसका प्रैक्टिकली ऑडिट होता है, हाँ या नहीं? अच्छा, जो ये रिस्क फैक्टर है, क्या वो एक्सपोर्ट्स पे बैन लगना था? ये आपको पता कैसे लगा? जब आपने अंडरस्टैंडिंग ली किसकी? एंटिटी में भी उसके, और फिर इन्वायरमेंट से आपको पता लगा एक्सपोर्ट पे बैन लग चुका है। अब आपको बोलेगा ड्राफ्टिंग, जो कहते हैं ना सर ड्राफ्टिंग बड़ी मुश्किल होती है, साथ साथ सिखाऊंगा। आपको क्या करना है? रिस्क फैक्टर कहां से उठाना है? अपने दिमाग से, सवाल में से। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। आपको सिर्फ क्या करना है? अच्छा, आपने एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करके रिप्रोड्यूस किया एंटिटी इज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट बिजनेस एंड देयर इज द बैन ऑन, आपने ये बता दिया रिस्क फैक्टर है। अब आपको इसको लिंक करना है किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी लाइन आइटम से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी, अपने पास सिर्फ एक चीज लिखो, ड्राफ्टिंग टेक्निक। पिक रिस्क फैक्टर फ्रॉम द क्वेश्चन। ये बता रहा हूं मैं कैसे लिखना है इसको। पिक रिस्क फैक्टर फ्रॉम क्वेश्चन। रिस्क फैक्टर फ्रॉम क्वेश्चन, यानी हम सब लिख रहे हैं ऑनलाइन वालों, हमें पिक करना है रिस्क फैक्टर फ्रॉम क्वेश्चन। यही रिस्क फैक्टर एंटिटी में भी होगा तो प्रैक्टिकली ऑडिट करने जाओगे, ऐसा ही है ना? तो जैसे लोगों को बताओगे देखो एक्सपोर्ट बंद हो चुकी है, तो हो सकता है कि रेवेन्यू क्या हुआ वो ओवर स्टेट, तो यही बात तुम किस पे लिख के दिखा दोगे? कॉपी पे। समझ आ रही है बात भाई? अगर मैं बीइंग अ मैनेजर रिस्क असेसमेंट करूंगा तो मैं तो देखूंगा ना एंटिटी इन्वायरमेंट, क्योंकि जूनियर का काम थोड़ी ना, उसको तो आता ही नहीं है। बस तुम्हें सिखा रहा हूँ एटलीस्ट मैं। तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले क्या पिक करना है? रिस्क फैक्टर। इसके आगे लिखोगे इसको लिंक करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी लाइन आइटम से। लिखो लिंक, और लिंक को ब्रैकेट में लिखना, मतलब गोल सर्कल बना देना, उसको हाईलाइट कर दो उसको। इसको लिंक करना है किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी लाइन आइटम से। किसी भी नहीं, अपनी तरफ से चवले मार दो, रेलेवेंट लाइन आइटम से। और लिंक करके ये बताना है, लिंक करने के बाद ये बताना है कि रिस्क ओवर स्टेटमेंट का है या अंडर स्टेटमेंट का है, ये भी लिखो। रिस्क ओवर स्टेटमेंट का है या अंडर स्टेटमेंट का। अब ये हमारी बहन जो ऑडिट करने गई थी, अगर ये अंडरस्टैंडिंग ले लेती तो क्या इसको ये पता लगता कि रेवेन्यू की ओवर स्टेटमेंट का मसला था, हाँ या नहीं? तो फिर अकॉर्डिंगली ये उस पर काम करती, दिमाग चलाती, 3 महीने का ऑडिट करती ही नहीं, क्योंकि उसको पता होता उसकी सेल बुक होनी नहीं चाहिए। ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर है? हमने सिर्फ ड्राफ्टिंग टेक्निक लिखी है, ड्राफ्ट करना भी नहीं सिखाया। मैंने सिर्फ ये बताया आपको क्या पिक करना है, जल्दी जल्दी बताओ। कहां से? सवाल में से। उस रिस्क फैक्टर को सोचना है, उसकी वजह से, उस चीज की वजह से कौन सा लाइन आइटम हिट होगा। अब जो लाइन आइटम हिट होगा उसमें ओवर स्टेटमेंट का मसला भी हो सकता है। तो अब मैं अगर इसकी ड्राफ्टिंग वैसे ही कहूं कि एंटिटी इज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट बिजनेस एंड देयर इज बैन ऑन एक्सपोर्ट, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ, यानी अगर आपको ड्राफ्टिंग में हल्का फुल्का भी इंग्लिश में मसला हो ना, तो आप ये सोचना मैं ओवर स्टेटमेंट कब लिखूं, अंडर स्टेटमेंट। आप एंटिटी का ऑपोजिट लिखना। एंटिटी अपना फायदा चाहेगी, नुकसान? तो आपके लिए तो उसका ऑपोजिट है ना। अगर एंटिटी ओवर स्टेट करना चाहिए तो आप अकॉर्डिंगली चेक करोगे, हाँ या नहीं? दूसरी एग्जांपल, पिक रिस्क फैक्टर अप्लाई, वेरी गुड भाई। ऑनलाइन वालों पहले यहां तक अफर्म करो, यहां तक क्लियर है तो मैं आगे जाऊं। अभी एक ही चीज बताई है मैंने इसमें से। बिल्कुल यही तो गेम है कि वो हमेशा क्या करेगी, ओवर स्टेट। चले जी। हाँ, हम एक्सटर्नल ऑडिट सीख रहे हैं, इंटरनल। इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होता।
वो मैनेजमेंट का पार्ट होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको होती है वो फिर ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करता है, वो सारी चीजें अलग है। पहले हम ये ऑडिटर सीख लेते, फिर बताऊंगा उसका काम। अच्छा, तुम्हारे आयजा में एक आयजा ऐसा भी है कि तुम कब इंटरनल ऑडिट का काम यूज करोगे या नहीं करोगे, वो बात की बात है। सही है, अभी हम तो एंटिटी में घुसे हैं। चलिए जी, प्लीज सुनना यार इधर, प्लीज 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 फोकस के साथ, कनेक्शन के साथ। क्या ये एंटिटी प्लीज एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है? तो क्या एक्सचेंज रेट भी इन्वॉल्व है? अच्छा जी, इस बंदी ने हर मंथ की इनवॉइस को किससे मल्टीप्लाई किया था? 100 से। आपके सामने है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, उसने 100 से मल्टीप्लाई किया था। तो भाई अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या एक्सचेंज रेट आ सकते हैं? तो तुम्हें कैसे पता लगेगा? एंटिटी चेंज करती है, एनवायरनमेंट चेंज करता है, यानी एंटिटी के बाहर की चीज है। तो मुझे एक बात बताओ कि ऑडिट करते वक्त मेरे दिमाग में ये होना नहीं चाहिए था कि मार्केट रेट्स क्या है, ऊपर है या नीचे है? तो अब रिस्क फैक्टर लिखना सीख रहे हैं। एंटिटी इज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट बिजनेस, therefore it is exposed to exchange rate fluctuations। हाँ या नहीं? क्या ये एक्सपोज है किस पे? अच्छा, क्या ये तुमने अपने पास से लिखा या सवाल में गिवन है? तुमने सिर्फ क्या किया है? वेरी गुड यार। अच्छा, जब मैं एक्सपोर्ट करता हूं, प्लीज सुनना यार, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो मेरा रिसीवेबल आता है, हाँ या नहीं? रिसीवेबल या कैश आता है, व्हाटसोएवर। अगर वैसे भी हम लोगों को टाइम देते हैं, फॉरेन कैश में पेमेंट नहीं होती, रिसीवेबल तो आ रहा होता है ना। हम बोलते हैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 1 महीने बाद क्रेडिट टर्म होता है, उसके बाद पेमेंट होती है। तो मुझे एक बात बताओगे आप, अगर मैंने हर इनवॉइस को 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या मेरी रिसीवेबल की वैल्यूएशन का मसला है? अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूं, अब सब सुनेंगे, हाँ, वेरी गुड, सुनना मेरी बात। अब मैं ये कह सकता हूं, एंटिटी इज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट बिजनेस हैंड इट इज एक्सपोज टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। ये कहां से निकला? सवाल में से तुमने सिर्फ क्या किया? therefore there is a risk of, किससे लिंक करूं? रिसीवेबल पेएबल किससे? तुमने लिंक किया ना। therefore there is a risk of ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट। गलत। वैल्यूएशन लिखोगे अब, क्योंकि दोनों हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इंडिकेशन थोड़ी ना दी कि भाई क्या ओवर स्टेट या अंडर स्टेटमेंट, दोनों रिस्क हो सकते हैं, हाँ या नहीं? तो सर हम क्या लिखेंगे? therefore there is a risk of valuation of receivables। ये बात समझ आती है भाई? मुझे एक बात बताओ, अब मैं सिनेरियो में डाल दिया केस, एक मिनट, सिनेरियो में डाल दिया। मैंने कहा भाई एंटिटी एक्सपोर्ट करती है, तो तुम्हें पता है जब भी एक्सपोर्ट का नाम आएगा, एक्सचेंज रेट की बात आएगी, तो कंपनी क्या एक्सपोज होगी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन पे? तो therefore there is a risk of ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट, वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल। ये बात समझ आती है? अब देखो ये कनेक्ट हो रहा है। चले जी, एक और चीज इसके साथ साथ सुनना। अब मैं एग्जांपल दूंगा, किसी से भी पूछूंगा, ऑनलाइन वालों तुम भी पहले बताओ, ये समझ आई वैल्यूएशन वाली बात? पक्की बात है? क्यों बोलना चाहिए? वो गलत रेट तो ज्यादा भी हो सकता है, गलत रेट तो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, तुम चेक करोगे तो तुम्हें पता लगेगा ना, अभी तो शक है। फायदा तो दिखाएगी मेरी जान, पर वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल की बात हो रही है ना। हम तो मार्क टू मार्केट भी तो करते हैं, हमने सीखा हुआ IAS 21 में। जी, एवरेज क्यों लेंगे भाई, वो तुम IAS 21 में सिखाऊंगा। सही है। रिपोर्टिंग डेट पे फॉर एग्जांपल तुमने जब बेचा था तो रेट था 100 रुपए, 100 रुपए, रिपोर्टिंग डेट पे 130 हो गया, तो रिपोर्टिंग डेट पे रिसीवेबल 130 पे दिखना चाहिए। अब तो जब जब बेचोगे तब तक मल्टीप्लाई करोगे ना। एक दिन सेल की मल्टीप्लाई किया, दूसरे दिन सेल की, उस दिन का रेट लिया, ये तो ले सकते हो ना। इधर जानी पप्पू प्लीज, इधर फोकस फोकस फोकस, इधर देखो सब। अमाल तुम बताओगे, ऑनलाइन वाले तुम भी बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारे आंसर दिख नहीं रहे यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कोरोना आया, कोविड, और एंटिटी की सेल 200% से इंक्रीज हो गई, क्या रिस्क है? कोविड आया, सुनना मेरी बात फोकस के साथ, कोविड आया, कोविड की वजह से एंटिटी की सेल्स 200% से इंक्रीज हो गई, क्या रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? हाँ जी, क्या बोला तुमने? वेरी गुड यार। अच्छा, ये बच्चे कह रहे हैं कि सर रेवेन्यू ओवर स्टेट होगा, क्या ये सही कह रहे हैं? आप लोगों ने फिर एक गलती की, आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है किसकी? आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि सर आप ये तो बताएं एंटिटी काम क्या करती है। मैं अगर कहूं,
सुनना मेरी बात, मैं अगर ये कहूं कि इसके ऑपरेशन ये मेडिसिन बेचती है, तो क्या ये जो भी कोविड की वजह से एक फैक्टर था, रिस्क फैक्टर, पर क्या ये इस एंटिटी पे अप्लाई होता है? क्यों? क्योंकि सर इसकी सेल बननी थी और इनकी, यानी एक चीज है, हर रिस्क फैक्टर हर कंपनी को इफेक्ट नहीं करता। ये बात समझ आ रही है? हर रिस्क फैक्टर हर कंपनी को इफेक्ट, अच्छा एक्सपोर्ट बैन हो गए, कंपनी की सेल फिर भी 100% से इंक्रीज हो गई, फिर है ना? नहीं है, कंपनी एक्सपोर्ट ही नहीं करती, लोकली बेचती है। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, नहीं एनवायरमेंट नहीं, अभी तुम एंटिटी, मैं यही कह रहा हूँ फेलियर है भाई, अगर तुमने प्लान ही गलत किया ऑडिट तो टोटल फेलियर, बेवकूफ बन जाएंगे हम। तो मुझे एक बात बताओ, क्या एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है? मैं सिर्फ इसी मतलब बता रहा हूँ, एंटिटी की नीड है या नहीं है, एनवायरमेंट समझना चाहिए। अब एक चीज सुनो, हमने अभी IFRS 9 सीखा ना, तो मैं वो तो बता सकता हूँ। क्या कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है कहीं? कौन कौन सी सिक्योरिटी में? डेट और इक्विटी। डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करूंगा मैं तब भी इन्वेस्टर, इक्विटी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करूंगा तब भी मैं इन्वेस्टर। अच्छा, तो वो कहता है आप ये देख लेना कि एंटिटी आपकी जो है उसने कहां कहां इन्वेस्टमेंट की हुई है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है? एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, रट्टा नहीं लगवा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये थ्योरी आएगी ही नहीं, तो उसको लॉजिकली समझना है, उसको सवालों पे अप्लाई करना है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे में, जो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी है? इक्विटी, डेट? डेट, इक्विटी सिक्योरिटीज है, वेरी गुड। चलें जी, ये आ गया यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, सुनना, इस कंपनी की इंटेंशन ये है कि इसको खरीदेगी बेचेगी, तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI PNL, वेरी गुड, फेयर वैल्यू थ्रू PNL, ये भी समझ आता है। तो आपको नहीं लगता PNL में गेन भी आया होगा मार्क टू मार्केट का? फेयर वैल्यू पर रखता हूँ ना, चेंजेस कहां से लेके जाता हूँ? PNL से। तुमने देखा PNL उठा के, तो जो गेन आ रहा है फेयर वैल्यू का वो बहुत ज्यादा आ रहा है, और हमने पूछा क्लाइंट से कि ज्यादा क्यों आ रहा है, तो वो बोल रहा है भाई शेयर मार्केट क्या थी, ऊपर गई थी, हमने सस्ता खरीदा, अभी क्या हो गया है, महंगा हो गया। तो मान लोगे उसकी बात? नहीं मानेंगे। तो फिर क्या चेक करोगे? आप बोलेंगे एनवायरनमेंट, क्या चेक करेंगे? तो अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स में मुझे ये पता लग जाएगा कि मार्केट ऊपर थी या नीचे थी। अच्छा, अगर वो तुम सुनो सुनो मेरी बात, तुमने अंडरस्टैंडिंग ली, प्लीज मेरी बात सुनना, ये रिस्क फैक्टर होगा सवाल के अंदर, मैं बातों बातों में तुम्हारे दिमाग में पहुंचा रहा हूँ। मैंने किया ये है, दुनिया जहां की बुक्स के रिस्क के सवाल रीड किए, उसकी एग्जांपल्स बनाए, तुम्हारे दिमाग में फिक्स कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे तुम सवाल रीड करोगे तुम्हें पिक होगा ये रिस्क है, हाँ या नहीं? अब इधर देखो सर, सवाल में लिख के देगा एंटिटी ने इक्विटी सिक्योरिटीज परचेज की हुई है, क्या इन्वेस्टमेंट है? हाँ या नहीं? टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी सिक्योरिटीज, सही है। वो बोलेगा देयर इज अ डाउनफॉल इन मार्केट, देयर इज डाउनफॉल इन मार्केट। तो आपको ये तो पता है ना कि PNL में गेन भी या तो लॉस होना चाहिए, या तो गेन कम होना चाहिए, या तो हो सकता है 6 महीने गेन हो, बाकी 6 महीने में लॉस हो, तो नेट गेन आ रहा हो, पर कम होना चाहिए, पिछले साल के मुकाबले में कम होना चाहिए। अच्छा, फिर ये यहाँ पे बैठ के रुक जाए, अब रिस्क की ड्राफ्टिंग करनी है, तो कैसे करोगे? पहले क्या लिखोगे? रिस्क फैक्टर, एंटिटी इन्वेस्टेड इन कौन सी सिक्योरिटीज, एंड देयर इज द डाउनफॉल इन। क्या ये मैंने खुद लिखा या सिर्फ आइडेंटिफाई किया है? सवाल से उठा के चिपका दिया? तुम इसको ड्राफ्टिंग ही कहते हो, बस यही होती है ड्राफ्टिंग, सही है। सुनना मेरी बात, तुमने रिस्क फैक्टर उठाया, तुमने लिख दिया कि डाउनफॉल इन, अब मैं तुमसे पूछता हूं किससे लिंक करोगे? इन्वेस्टमेंट, एक और चीज से, PNL के फेयर वैल्यू गेन से। बात समझ आ रही चलेगी? मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट अपना फायदा देखेगी, ऐसा है। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ व्हाट? ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ, there is also a risk of overstatement of fair value gain, therefore also a risk of overstatement of fair value gain। समझ आती है बात? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने खुद लिखा है, सवाल में ही था? मैंने खाली उसको लिंक किया है किससे? लाइन आइटम से। किस लाइन आइटम से? समझ आती है बात? बैठ रहा है भेजे में? चलिए जी, ये इस तरीके से समझा जाए तो बड़ा आसान टॉपिक है। अब एक और चीज सुनो, मैंने किसी से लोन लिया हुआ है, सही है, तो मैं सीधी सी बात है, मेरी बुक्स में लायबिलिटी आ रही होगी, हाँ या नहीं? अच्छा, लायबिलिटी आ रही होगी,
तो मुझे एक बात बताएंगे आप, लायबिलिटी के साथ साथ मेरे पीएनएल में इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आ रहा होगा। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बोले तो फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा, अब जो मेरे इंटरेस्ट की टर्म है ना, वो काइबोर है। काइबोर बार बार चेंज होता है मार्केट में। वेरिएबल रिटर्न है ना, वेरिएबल रेट है, हर साल, हर 6 महीने में, 3 महीने में चेंज होता है। अच्छा, मैंने देखा मार्केट में, तो इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लूं। अब देखो, एक एक करके समझा रहा हूं। मैंने क्या ऑपरेशन समझा दिया, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट समझा दिया, सुनना अभी। अब वो ये कह रहा है हाउ इट इज फाइनेंस। कंपनी दो तरीके से चलती है, या तो अपने शेयर इशू करके या तो लोन लेके, ऐसा ही है। या तो शेयर इशू करके या तो, IFRS 9 में भी तो ये सिखाया था, ऐसा ही है। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताओ, शेयर इशू किए हुए हो तो शेयर फाइनेंस है, लोन लिया हुआ हो तो डेट फाइनेंस है, ऐसा ही है भाई। चलिए जी, तो आपको ये स्टैंडर्ड ये कह रहा है भाई, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए ये भी देखो कि उसकी कंपनी में लोन आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि तुम ऑडिट करने जा रहे हो, तुम हर चीज, अच्छा नहीं आ रहा तो ये फैक्टर ही एप्लीकेबल नहीं है। अगर नहीं आ रहा तो कोई मसला है क्या? नो सर, ये फैक्टर ही एप्लीकेबल नहीं है। अब एक एक करके सुनो। मैंने एनवायरनमेंट में देखा इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए ड्रास्टिकली, तो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस भी क्या होना चाहिए? मुझे ये कैसे पता लगा? वही है, या मैंने अंडरस्टैंडिंग ली? किसकी अंडरस्टैंडिंग ली? एनवायरनमेंट की। तो क्या आज मैं तुम्हें ये कह सकता हूं एनटीडी की अंडरस्टैंडिंग लेना काफी नहीं है? किसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है? पक्की बात है। चलिए जी, एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तुमने देखा पीएनएल में इंटरेस्ट एक्सपेंस पिछले साल के मुकाबले में 50% हो गया है, पिछले साल के मुकाबले में। तो क्या रिस्क है? अच्छा, तुम कंक्लूड क्यों नहीं कर रहे कि वाकई गलत है? क्योंकि अभी ऑडिट, अभी सिर्फ शक कर रहे हैं। समझ आ रही है? हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मेरी बात सुनना। फॉर एग्जाम्पल, अब पहले ड्राफ्टिंग सीखते हैं, फिर इसकी लॉजिक बताऊंगा। मुझे एक बात बताओ, एंटिटी इज फाइनेंस बाय डेट सिक्योरिटीज, ऐसा ही है, एंड जनरल इंटरेस्ट रेट्स आर गोन अप, ऐसा ही है भाई। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट? अंडर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब तुमने अंडर स्टेटमेंट कैसे बोला? मैनेजमेंट का अपना फायदा, ये बात समझ आ रही है? यानी अब क्या रटा लगाने की नीड है? नो सर, रिस्क उठाया, फाइनेंशियल से लिंक किया, मैनेजमेंट सोचो क्या करेगी, उसका उल्टा बता दो, ऐसा ही है भाई। चलिए जी, हाउ इट इज फाइनेंस समझ आता है? पक्की बात है। अच्छा जी, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, हर रिस्क लाजमी नहीं है कि चोरी चकारी हो। मैंने उससे पूछा भाई इंटरेस्ट कम क्यों हो गया? वो बोलेगा भाई हमने साल के बीच में लोन पे किया था, उससे मेरी ऑब्लिगेशन क्या हो गई, तो मेरा प्रिंसिपल कम हो गया, तो मेरा इंटरेस्ट भी। तो ये मुझे कब पता लगेगा? जब मैं ऑडिट करूंगा, पर वो तो इसके बाद वाला फेज है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि सब लोग, अगर मैंने रिस्क की गलत आइडेंटिफाई किया तो मैं ऑडिट भी गलत करूंगा, हाँ या नहीं? यानी मुझे अब वो जस्टिफिकेशन देगा तो मुझे समझ तो आएगा। अच्छा, वो मुझे कहता, अब सुनो, मैं उससे पूछता भाई आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कम क्यों हो गया? वो बोलता है इंटरेस्ट रेट कम हो गए थे। तो अगर तुमने किसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं ली हुई होती तो वो तुम्हें बना देता। चलें जी, अब एक और चीज सुनो। इस साल हुआ यह है कि टैक्स रेट्स ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गए, तो ये किसकी अंडरस्टैंडिंग से पता लगा होगा? एनवायरमेंट में। वेरी गुड यार, अब सुनना मेरी बात। एनवायरमेंट में रेगुलेटरी अंडरस्टैंडिंग यानी रेगुलेशंस की, लॉ एंड रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग लेके पता लगा क्या रिस्क है फाइनेंशियल में। अच्छा, पहले बताओ अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट? अंडर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? टैक्स एक्सपेंस। तो सर ये तुम्हें पता ऐसे लगा कि तुमने आइडेंटिफाई किया। अच्छा, तो तुम ये लिखोगे सवाल के अंदर, न्यू रेगुलेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन विच टैक्स रेट्स हैव ग्रोन अप। तो मुझे एक बात बताओ, जब टैक्स रेट ऊपर गए तो देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ। अच्छा, क्या मैं याद करवा रहा हूं, खुद ही बता रहे हो? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारे पास, तभी वो कहता है आइडेंटिफाई करना है क्या, सो अंडरस्टैंडिंग एंटिटी। और इसको मैंने अभी टच ही नहीं किया, ये अलग दुनिया है, सही है, इसको भी मैं नहीं कराना, ये बाद में। चलिए जी सर, ऑपरेशन हो गया, हाउ इट इज फाइनेंस हो गया, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, हाउ इट इज स्ट्रक्चर। सुनना सुनना मेरी बात, ओनरशिप पे भी आते हैं। भाई मुझे एक बात बता, चलो ओनरशिप वैसे ही करा देता हूँ बातों बातों में, ये तो बहुत आसान है भाई। ओनरशिप तुमने देखी, सुनना, एक ही कंपनी के सारे मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो क्या क्लोज फैमिली मेंबर्स हो गए? तो मुझे एक बात बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन भी है कि भाई वो किसी का क्लोज फैमिली मेंबर वगैरह नहीं होना चाहिए। भाई पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, सुनना मेरी बात,
पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पूरी फैमिली बैठी हुई है, मैनेजमेंट में भी कुछ फैमिली के बंदे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस एंटिटी की इंटेग्रिटी पे डाउट है? तो क्या छोटा मसला ये पूरे फाइनेंशियल में मसला हो सकता है? तो इसको मैं कहता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क। आगे सिखाऊंगा ये कौन सा रिस्क है। भाई सीधी सी बात है ना, अगर एक एंटिटी में मैनेजमेंट में भी तुम्हारे ही बंदे हैं, ऊपर इनके बॉसेस भी हमारे ही बंदे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, जो शेयर होल्डर बेचारे, हम तो डायरेक्टर तो एक शेयर लेके भी डायरेक्टर बन जाता है ना, हाँ या नहीं? भाई डायरेक्टर लॉ के हिसाब से तो एक शेयर लेके भी क्वालिफाई हो जाएगा डायरेक्टरशिप के लिए, हाँ या नहीं? तो जो असल शेयर होल्डर हैं उनको तो बना गए हमने, भाई पैसे वैसे घुमाए यहाँ से, टक टक महंगी महंगी चीजें खरीदी। भाई सीधी सी बात बताओ, कोई चीज खरीदनी होती है अप्रूवल चाहिए होता है, मैनेजमेंट अप्रूवल देगी, मैनेज कौन करता है? डायरेक्टर्स। उन्होंने 100 रुपए की चीज 200 में खरीदी, पैसे बाहर निकाल लिए कंपनी से, शेयर होल्डर आया आखिर में बोला भाई वीआईपी तुमने तो बहुत अच्छा ऑडिट किया हम लोगों ने। तो मुझे एक बात बताओ, क्या उसकी ओनरशिप स्ट्रक्चर देखना है कि उसके मालिकान कौन है, हाँ या नहीं? अगर क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, अब सुनना, अगर क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं मैनेजमेंट के अंदर, तो क्या छोटा रिस्क है या पूरे फाइनेंशियल्स का रिस्क है? यानी हर जगह मसला हो सकता है सर, रेवेन्यू की रिकॉग्निशन में, पैसे में, रिसीवेबल्स में, हर जगह मसला हो सकता है, ऐसा है? तो दिस इज नॉर्मल रिस्क या एफएस लेवल का रिस्क? एफएस लेवल बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क। ये बात समझ आ रही है? चलिए जी सर, अब इधर आखिरी चीज पे आ गया, हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड। क्लोज फैमिली मेंबर्स आर इन द मैनेजमेंट, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट, नहीं एफएस लेवल रिस्क, पूरे फाइनेंशियल्स का रिस्क है। सही है भाई? अच्छा जी, अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल लो। हम जैसे फॉर एग्जांपल 10-15 लोगों की टीम गई, एक जूनियर ने आके बताया सर मैंने वो डायरेक्टर की देखी, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की थी, तो पता लगा कि सारे डायरेक्टर्स जो है ना फैमिली मेंबर्स हैं, और सीएफओ भी वही है, इनका फैमिली मेंबर है। तो बोलेगा उस्ताद बताओ क्या रिस्क है? तो मैं इनको बोलूंगा उस्ताद जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ना कितना रिस्क है, तुम एक मत जाओ, सीनियर्स को भेजो फर्म से। तो सीनियर को भेजो फर्म से मैंने क्यों बोला? नहीं, आप बोलेंगे कि भाई आपने एक्सपीरियंस टीम लगानी है। आपने कौन सी टीम लगानी है? अब मैं जूनियर से काम कराऊंगा तो वो तो घूम जाएगा इसमें, तो मैं क्या अच्छी टीम लगाऊं, ज्यादा रिसोर्सेस लगाऊं, ज्यादा टाइम लगाऊं, तब जाके ये बिल्कुल सही ऑडिट होगा, अदरवाइज ऑडिट। इसको मैं कहता हूं रिस्पॉन्सेस टू एफएस लेवल रिस्क। इसको मैं क्या कहता हूं? जब एफएस लेवल का रिस्क होता है तो फिर रिस्पॉन्स भी ज्यादा ही होता है, टीम एक्सपीरियंस होगी, एक्सपर्ट्स यूज करूंगा, ज्यादा टाइम लगाऊंगा। ये बात समझ आ रही है? चलिए जी इधर देखें, आखिरी चीज, हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड। भाई तुमने नेशनल बैंक की देखी होंगी, ब्रांचेस कोई 1000 से ऊपर होंगी। सुनना मेरी बात, अगर तुमने एनटीटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं ली, अब सुनना, एक हेड ऑफिस है कराची में, आई चुंदरीगढ़ रोड पे, तो क्या हर एक ब्रांच रेवेन्यू कमाती होगी? हर एक ब्रांच का एक्सपेंस होगा, हर एक ब्रांच के एसेट्स होंगे, ऐसा है? हमने अंडरस्टैंडिंग ली नहीं इसकी स्ट्रक्चर की। हुआ ये कि भाई उन्होंने मुझे जो डेटा कंपाइल करके दिया 800 ब्रांचेस का करके दिया, तो मेरे एसेट्स कम हुए ज्यादा? 800 ब्रांचेस के एसेट्स कम होंगे, रेवेन्यू भी, सारी चीजें कम होंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है, सुनना मेरी बात, ऐसा हो सकता है कि बाकी जो हमारी ब्रांचेस हैं, लेट से कह लो भाई 850 ब्रांचेस, 50 ब्रांचेस का उसने डेटा ही नहीं दिया, और वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसमें फ्रॉड हुआ था, उसमें फ्रॉड हुआ था। अगर मैं एक बंदे को कह रहा हूं कि रेवेन्यू की फिगर वेरीफाई करो, तो उसको रेवेन्यू की फिगर कितनी ब्रांचेस की करनी है? 850 की करनी चाहिए। कितने की करनी चाहिए? अब आप बोलेंगे सर हम तो सैंपल बेसिस पे करते हैं, भाई 850 ब्रांचेस में सैंपल लगाना है, उसमें हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं करना, पर पॉपुलेशन तो पूरी सेलेक्ट करनी है ना, हाँ या नहीं? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मुझे पता ही नहीं था कि 50 और ब्रांचेस हैं जहां पे असल में फ्रॉड हुआ था, तो मैं क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले पाया, अश्योरेंस ले पाया? अश्योरेंस तो तब ले पाता जब मैं बाकी 50 ब्रांचेस को भी क्या कर लेता, ऑडिट कर लेता। तो क्या आपको ये पता लगता है कि एंटिटी में आपको किसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है? क्योंकि जाहिर सी बात है। अच्छा अब आपने अंडरस्टैंडिंग ली, सुनना, आपने न्यूज में देखा था कि इस ब्रांच में चोरी हुई थी, न्यूज में आता है ना, इस बैंक में डकैती पड़ गई, ये वो फ्रॉड हो गया, आते हैं नैब के केसेस सामने सामने आ रहे होते, नैब ने यहाँ छापा मारा। तुम किसी इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, इंश्योरेंस कंपनी में तुम्हें पता लगा एक फ्रॉड हुआ है, बैंक में तो बहुत ही ज्यादा फ्रॉड होते हैं। जिस बैंक का मैं ऑडिट कर रहा हूँ उस बैंक वाले ने मुझे उस ब्रांच के बारे में डिटेल ही नहीं बताई कि फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड मतलब कैश गायब हुआ है, कैश गायब होता है तो सीधा सीधा एक्सपेंस है, एसेट क्रेडिट, यानी कैश क्रेडिट, डेबिट क्या करूं, लॉस। पर एंटिटी क्या ये एंट्री बनाना चाहेगी?
क्या एंटिटी ये वाली एंट्री बनाना चाहेगी? क्यों? तो therefore there is a risk of understatement of expenses. अंडरस्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो तुम्हें ये इन्वायरमेंट से पता लगेगा न्यूज वगैरह देख के, हाँ या नहीं? मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाह रहा हूं, तुम्हें जरा सुनना। सिर्फ इतनी सी बात समझो कि जब तक आप एंटिटी के साथ साथ बोलोगे ऑपरेशन की, उसके स्ट्रक्चर की, उसकी उसकी और उसकी फाइनेंसिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे, तब तक ऑडिट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो क्या सिर्फ एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले लूं काफी है? एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, एनवायरमेंट में इंडस्ट्री आती है, हाँ या नहीं? अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर पूरी सीमेंट इंडस्ट्री डाउनफॉल में, तो एक कंपनी ऊपर जा सकती है? पॉसिबल नहीं है। अच्छा, रेगुलेशन, एक लॉ पास हुआ, मुझे पता ही नहीं है, तो क्या मैं ऑडिट सही कर पाऊंगा? नहीं सर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे इंटरेस्ट रेट वगैरह मार्केट रेट का पता होना चाहिए? तब जाके मैं अच्छा ऑडिटर बनूंगा। चलिए जी, अब एक एक करके गेम खेलेंगे, जरा सुनना। इंटरनल कंट्रोल मेरे पार्ट पे पेंडिंग है, सही है इधर। अब हम एक एक करके, प्लीज कॉपी करने देता हूँ, 1 मिनट बस। मुझे एक बात बताओ, अभी तो स्क्रीन ब्लैंक है, भैया वापस इस पे आते हैं। कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, क्या रिस्क है? सेल्स कम हो जाएगी ना? नहीं, तुम ये देखो कंपनी क्या करेगी। तुम बोलोगे कॉम्पिटिटर हैव अराइव्ड, आइडेंटिफाई किया रिस्क, देयरफॉर देयर इज द रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। वेरी गुड। सुनना, तुमने रिस्क आइडेंटिफाई किया, उसको लिंक किया रेवेन्यू से, बता दिया ओवर स्टेटमेंट का रिस्क कैसा है। दूसरी चीज बता रहा हूं, सुनना प्लीज या फोकस के साथ। तुम्हारे कस्टमर को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, तुम्हें पता लगा एक मेजर कस्टमर है जिसको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, क्या रिस्क है? वेरी गुड यार, हाँ, बैड। अच्छा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बैड डेट? वेरी गुड, सबने तो ये बता दिया। कस्टमर हैज गॉन इनटू बैंकरप्सी, ऐसा ही है भाई। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, ओवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। तो यार सर खुद ही लिंकेज बनती है। चलिए जी, मैं खाली फैक्टर्स बता रहा हूँ, तुम मुझे बताते जा रहे हो। अब मेरी एक और बात सुनो। जब कॉम्पिटिटर आता है, प्लीज ये एक हवाई बात है ना, ये तो है ही ऊपर की बात, सुनना ये समझ आएगी। जब एक कॉम्पिटिटर आता है, तुम्हारी सेल्स कम हो जाती है, तो तुम्हारे फ्यूचर के कैश फ्लोज भी, प्लीज सुनना, कैश फ्लोज भी। अच्छा, क्या तुमने बचपन में IS 36 में इम्पेयरमेंट की कैलकुलेशन सीखी है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ प्लीज, जब इम्पेयरमेंट की कैलकुलेशन होती है तो सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू लेके वैल्यू इन यूज निकाली जाती है। तो अच्छा, मैं कह रहा हूं क्या वाकई इम्पेयर होगा पीपी, या रिस्क है? अच्छा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कॉम्पिटिटर के आने से फ्यूचर कैश फ्लोज पे इंपैक्ट होगा? Therefore, there is a risk of overstatement of PP. Overstatement of as value in use might be lower than carrying amount. पूरा लिख के दोगे इसको, as value in use might be lower than carrying amount। पर क्या वाकई ऐसा है या मुझे शक है? तो सर ये यकीन में कब बदलेगा? ऑडिट करेंगे। वेरी गुड फराज, अब सुनना एक एक करके। मैंने तुम्हें बताया कि जब कॉम्पिटिटर आएगा, एक तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का मसला होगा, हाँ या नहीं? दूसरा क्या होगा? अभी ये नहीं, कॉम्पिटिटर के आने से नहीं होता रिसीवेबल का मसला, कस्टमर की डिफिकल्टी से होता है, ऐसा ही है। प्लीज सुनना, दो दो बताए। रेवेन्यू जब इंक्रीज, जो कॉम्पिटिटर आएगा तो क्या मसला है? रेवेन्यू की ओवर स्टेटमेंट का मसला है। अच्छा, ये पहला हो गया। दूसरा, अभी इस पे आते हैं। दूसरा क्या बताया? अच्छा, पीपी की ओवर स्टेटमेंट ऐसे होगी, तुम बोलोगे कि फ्यूचर कैश फ्लोज मे बी माइट बी लोअर एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज माइट बी लोअर एंड देयर इज अ रिस्क दैट वैल्यू इन यूज माइट बी लोअर देन carrying amount and no appropriate impairment might have been recorded by the company, क्योंकि कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि impairment loss रिकॉर्ड हो, ऐसा ही है भाई। चलिए जी, अब एक और चीज, जब कॉम्पिटिटर आता है, सुनना, तो सीधी सी बात है, आपके कैश फ्लो पे तो हिट आती आती, आपकी इन्वेंट्री बिकने में भी मसला होता है, तो आपको अपनी प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी। मैं देखो कुछ लिखवाया भी नहीं, इसे समझा रहा हूँ दिमाग में फिक्स, क्योंकि इसमें लिखने का कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये लिखने समझ लो कि हैंड आउट दे दूंगा इसका। मुझे एक बात बताओ, जब कॉम्पिटिटर आएगा, क्या आपको अपनी इन्वेंट्री बेचने में मसला होगा? तो आप अपनी प्राइसेस
क्या ऐसा हो सकता है कि अपनी प्राइसेस इतनी कम करो कि कॉस्ट से कम हो जाए? इन्वेंट्री किस पे कैरी होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कॉम्पिटिटर के आने से, सब सुन रहे हो ना ऑनलाइन वालों भाई, क्या मैं कह सकता हूं कॉम्पिटिटर के आने से देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री as appropriate NRV loss might not have been recorded by the company? तो मैंने क्या आइडेंटिफाई किया सवाल में से? चलो एक एक करके। आखिरी चीज, कंपनी पे किसी ने केस फाइल किया है। हाँ जी, कंपनी ने किसी ने केस फाइल किया है, हम पे केस फाइल हुआ है, तो क्या रिस्क है? हाँ जी, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, गलत जानी। अंडर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी, अंडर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी या प्रोविजन, वेरी गुड, अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन। क्यों, मुझे एक बात बताओ, कस्टमर ने केस किया, किसी भी XYZ बंदे ने केस किया, सही है, मैं तो ये चाहूंगा ना कि मेरी ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड नहीं हो, क्योंकि प्रोविजन रिकॉर्ड होगा तो एक्सपेंस भी ज्यादा हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ केसेस की वजह से कोई अगर मुझ पर फाइल करेगा तो एंटिटी चाहेगी उस केस का प्रोविजन ना बनाए, पर क्या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाना चाहिए अगर उसके चांसेस 50% से ज्यादा हैं? आप लोगों को अभी पढ़ना है 37, सही है भाई, ये बात समझ आती है? तो सर क्या मैं कोई भी रिस्क रखूं? एक एक करके बताओगे क्या क्या मसले हो सकते हैं। चलें जी, अभी लाइव इम्तिहान है, मैंने सवाल पे नहीं उतारा तुम्हें आज, सवाल हम करेंगे, पर पहले देख लेते हैं। ये रिस्क फैक्टर है, तुम्हें बताना है इम्पैक्ट, ऐसा ही है भाई। कंपनी इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट बैन हो गए, ऑनलाइन वालों लिख के बताओ। ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, पक्की बात है, सही बोला तुम लोगों ने। चलें जी, वेरी गुड, इधर आ जाओ, एक एक करके, एक एक करके। दूसरा क्या हो सकता है, सोच के बताओ। वो पे वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में मसला होगा ना। वेरी गुड, चलो वेरी गुड, चलो दूसरा देखते हैं, वैल्यूएशन, रिस्क ऑफ। आप देखो तुम फंसे ना, रेवेन्यू का मसला है ना, अभी सिखाया था, रेवेन्यू का मसला है, एक्सपोर्ट ही नहीं होंगे तो पैसा भी नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो फ्यूचर कैश फ्लोस, फ्यूचर कैश फ्लोस कम तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी कम, तो हो सकता है वो कैरिंग अमाउंट से कम हो। वेरी गुड यार। इसके आगे सर, ड्यू टू यूज ऑफ इनकरेक्ट एक्सचेंज, और सर फिर आप हमारी अंग्रेजी कैसे अच्छी होगी, लिख लिख के सही होगी? अभी हम चेक करेंगे ना एक एक का इंडिविजुअली आंसर, तो कोई मसला नहीं है भाई। ये कितने लोग वेरीफाई कर लेते अगर ऐसा सवाल आता, कर लेते वेरीफाई? चलें जी, आ जाए आगे। ये क्या लिखा हुआ है, अराइवल ऑफ कॉम्पिटिटर। अच्छा एक एक करके, पहले एक मुझे उसका जवाब देना दो। हंसी पटनी, मैंने अभी अभी एक बात बताई बच्चों को, पीपी के लिए जब रेवेन्यू कम होता है तो फ्यूचर के कैश फ्लोज पे हिट आती है, कैश फ्लोज पे हिट आती है तो फ्यूचर कैश फ्लोज कम तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी कम हो जाती है, तो वो हो सकता है वैल्यू इन यूज मेरी कैरिंग अमाउंट से कम हो, ऐसा ही है। इधर देख लो भाई, हाँ भाई, अराइवल ऑफ कॉम्पिटिटर से क्या रिस्क है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ, या वेरी गुड, चलो पहला लिख लिया। दूसरा पीपी। अच्छा क्या यहाँ पे मैंने एक चीज मिस की है, वो क्या है, इन्वेंट्री की ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट। अच्छा, और फिर अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस, पक्की बात है। चलें जी अगली स्लाइड पे चलते हैं। सेलिंग प्रोडक्ट्स एट लोअर मार्जिन, लो मार्जिन पे अगर गुड्स बेचूंगा, सोचो सोचो सुकून से, हाँ। ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, पक्का सही कह रहा है वो, बिल्कुल सही कह रहा है। ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री वो इसलिए सही कह रहा है, जितने मेरे मार्जिन कम है तो मैं प्राइस क्या कर रहा हूं, और कहीं ऐसा हो सकता है कि इतनी कम हो जाए कि वो कॉस्ट से भी नीचे आ जाए, पर क्या मैं वाकई यकीन में कह रहा हूं, ये शक है? देख लेते हैं। सेलिंग प्रोडक्ट एट लोअर मार्जिन क्रिएट्स अ रिस्क दैट इन्वेंट्री माइट नीड टू बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट, और मैंने माइट का वर्ड यूज किया है, मुझे शक है, यकीन नहीं है, तो ये अल्फाजों का इस्तेमाल जरा तमीज से करना, वो ड्राफ्टिंग तो मैंने चेक भी करनी है तो वो पता लग जाएगा, सही है भाई। चलिए जी सर, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस, वेरी गुड। अब सुनो, इंपोर्ट ऑफ, अब बताओ, सुकून से सोचो, कोई मसला नहीं है।
वेरी गुड यार फराज, बिल्कुल सही बताया है। हाँ पर देखो ये उसका उल्टा है भाई। मैं हो तो तुम्हारी जगह में लिखता कंपनी इज इन्वॉल्व इन इंपोर्ट ऑफ मटेरियल। अच्छा, जब माल मंगवाता हूं तो डेबिट परचेजेस अंडर स्टेटमेंट ऑफ परचेजेस। हाँ नवीदा, चलो भाई सोचो ना, एंट्री कोई मसला नहीं है, जल्दबाजी किस बात की है भाई। मैं कह रहा हूं मैंने माल मंगवाया, सही है, मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? इन्वेंट्री डेबिट और पेएबल क्रेडिट। चलो इन्वेंट्री जो मैं मंगवा रहा हूँ, इंपोर्ट करवा रहा हूँ ना, बाकी तो कोई रिस्क फैक्टर इसने बताया ही नहीं है, पर क्या एक्सचेंज रेट इन्वॉल्व है? तो कंपनी में बी एक्सपोज टू, मे भी नहीं बल्कि कंपनी इज एक्सपोज टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, ऐसा ही है। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट नहीं, वैल्यूएशन ऑफ पेएबल्स, वैल्यूएशन ऑफ। अच्छा आप देखो, मैं तुम्हें रट्टा लगवाता पहले तो यहाँ फंसते, नहीं लॉजिकली सोचो ना, वो रिसीवेबल था, ये पेएबल है। चलो देख लेते हैं भाई कि मसला क्या है यहाँ पे। Risk in valuation of trade payable as there is a risk for incorrect exchange rate might have been used, ऐसा ही है भाई। तो माइट क्यों लिख रहा हूँ, पक्का नहीं है। अब देखो अगर ये, अच्छा ये तुम्हें चीजें पता कैसे लग रही हैं? अंडरस्टैंडिंग से। कैसे? तो इंपोर्ट कर रही है ये, तो ऑपरेशन की अंडरस्टैंडिंग ली है। इंपोर्ट कर रही है तो किसकी अंडरस्टैंडिंग ली है? मैं एग्जामिनर होता ना, मैं ये देता, लोग इसकी तैयारी करके जाते ना, मैं बोलता बताओ किसकी अंडरस्टैंडिंग ली होगी तो ये पता होगा। अब तुम बोलते अभी क्या लिखूंगा मैं इसके अंदर, किसकी अंडरस्टैंडिंग ली होगी? ऑपरेशन की अंडरस्टैंडिंग लिखी और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स की। ये बात समझ आती है? चलें जी आगे। इंक्रीज, अच्छा सर FAR 1 आ गया ये तो। वो इंक्रीज इन डेटर डेज जो होता है, उसमें रिसीवेबल के डेज बढ़ जाते हैं। यानी सुनो मैं बता देता हूँ, भूल गए हो सब, मुझे पता है। एक एक करके पहले मतलब समझो, मतलब समझो सब। मैंने ये सीखा है FAR 1 में कि डेटर डेज का मतलब होता है कितने दिन में पैसा मिल जाता है, ऐसा ही है। मैं कह रहा हूँ पहले पैसे मिल जाते थे 90 डेज में, इस साल मैंने वो कैलकुलेट किया तो 145 डेज बन गए। तो क्या मुझे पैसा रिसीव होने में मसला हो रहा है? क्योंकि डेटर डेज, अच्छा एक्सपेंस नहीं छुपा, गलत गलत थिंकिंग सही रखो, डायरेक्शन सही। मैं ये कह सकता हूं, अगर मुझे इसका फैक्टर लिखना, सुनना अभी, इसका फैक्टर लिखना है, सवाल में लिखा होगा डेटर डेज हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, यानी 70 से हो गए कोई 9105, ऐसा ही है भाई। तो हमने ये रिस्क फैक्टर कहां से उठाया? सवाल से। therefore there is a risk of overstatement of receivables, overstatement of receivables as entity might be facing difficulties in recovering its debts, ऐसा ही है भाई। चलें जी देख लेते हैं सर कि क्या इसमें समस्या है। risk that there might not be recoverable, debts might not be recoverable and appropriate provision against receivable might not have been recorded, क्या यही बात थी? अच्छा ये तुम्हें सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग से पता लग रही है ना? चलिए जी सर, अब बताओ। ओवर स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा वेरी गुड। अब सुनो, एक ने कहा तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, पक्की बात है। चलिए जी दूसरा, पीपी का मसला होगा। चलिए एक एक करके दें। रिस्क दैट वैल्यू इन यूज ऑफ पीपी might be lower than the carrying amount and appropriate impairment might not have been recorded, ऐसा ही है। अच्छा अब तुम क्या ये कह सकते हो डिक्लाइन इन सेल्स, मतलब सेल्स कम हो रही है तो एंटिटी कंटिन्यूअसली लगी हुई होगी अपने सेल्स को ओवरस्टेट करने में, हाँ या नहीं? चलें जी सर, मतलब ये तो खाली मैंने एक फैक्टर्स बताए हुए ना ताकि तुम कनेक्ट कर सको देखने के लिए। चलिए जी सर, मुझे एक बात बताएं, अब नया मंजन आने वाला है, हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट। हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट का मतलब ये कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस हो गया। इसमें जब मैं ऑडिट करता हूँ ना, क्योंकि मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस का एक्सपर्ट हूँ, मुझे एक बात बताओ, जब मैं बैंक का ऑडिट करता हूँ ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जब इंश्योरेंस का ऑडिट करता हूँ तब भी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उसमें फिगर्स का सिर्फ ऑडिट नहीं करना होता, उसमें लॉज एंड रेगुलेशन की भी कंप्लायंस चेक करनी होती है। मल्टीपल लॉज हैं, मल्टीपल लॉज हैं। अब कहानी सुनो, एक भी नॉन कंप्लायंस विल रिजल्ट इन ह्यूज पेनल्टी, एक भी नॉन कंप्लायंस विल रिजल्ट इन, इसको मैं कहता हूं हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट। अब बताओ, अगर एक कंपनी
वेरी गुड। अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर पेनल्टी, ये कह सकता हूँ एक एंटिटी अगर ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रही है, सुनना मेरी बात, अगर मेडिसिन इंडस्ट्री है, क्या मेडिसिन जो कंपनीज होती हैं, आपको क्या लगता है उस पर सख्त निगरानी नहीं होती होगी? उनको कितनी क्वालिटी कंट्रोल की चीजों को मेंटेन करना होता होगा। अगर एक भी नॉन कंप्लाइज हुई, पेनल्टी या तो कंपनी बंद, ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताओ, बीइंग एन ऑडिटर, मेरा क्या रिस्क है कि कंपनी ने कोई ना कोई नॉन कंप्लायंस की होगी? मैं की होगी क्यों कह रहा हूं सर, अभी शक है। तो मैं ये, अच्छा इसमें ये लिख सकता हूं, कंपनी इज ऑपरेटिंग इन हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट। ये मुझे कैसे पता लगा? अंडरस्टैंडिंग ली थी एंटिटी की और उसकी इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री आ रहा था एनवायरनमेंट में, ये मेडिसिन कंपनी है, हाँ या नहीं? चलिए जी, मेडिसिन कंपनी है, हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर पेनल्टी, प्रोविजन फॉर एंड आल्सो एक्सपेंसेस, ऐसा ही है भाई? तो सर क्या ये रिस्क है कि उसने रिकॉर्ड नहीं किया हो? देख लेना सर। देयर इज अ रिस्क दैट लायबिलिटीज माइट बी अंडरस्टेटेड बाय नॉट रिकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ पेनल्टीज इंपोज्ड ऑन इट। ये बात समझ आ रही है? चलें जी आगे। देयर इज आल्सो अ रिस्क ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड APL might be in non-compliance of IS 37। ये मतलब कंपनी का नाम है, फार्मा लिमिटेड XYZ थी। सुनना मेरी बात, प्लीज सुनना मेरी बात, सुनो। ये तो जो नए बच्चे हैं FAR 2 वाले, उनको तो नहीं पता होगी, वाली गाने सुना देता हूँ। जब भी किसी कंपनी पे केस फाइल होता है या पेनल्टी लगती है, आप देखते हो चांसेस कितने हैं। अगर मेरा लॉयर मुझे कहता है कि उसके चांसेस हैं कोई 2%, तो क्या रिकॉर्ड करना बनता है? तो कुछ भी नहीं करें। अच्छा, आपको लॉयर ये कहता है कि 30% चांसेस हैं, तो आप फिर, आपको फिर स्टैंडर्ड क्या कहता है, सुनना सबके लिए ये, आपको IS 37 जो हम रीड करेंगे आगे जाके, वो ये कहता है कि आप उसको रिकॉर्ड तो नहीं करें, उसकी कोई एंट्री नहीं बनाए, खाली अकाउंट्स में लिख के दे दें साइड में कि ये केस चल रहा है, हो सकता है कि पे करने पड़ जाए, हो सकता है कि, इसको मैं क्या कहता हूँ, डिस्क्लोजर कहता हूँ। तो हम, अच्छा हमें क्या रिस्क होगा, एंटिटी ने डिस्क्लोज किया होगा, नहीं किया होगा? नहीं किया होगा, तो ये लिखा हुआ देयर इज आल्सो अ रिस्क ऑफ अनडिस्क्लोज्ड कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ऐसा ही है। कंटिंजेंट इसलिए कहता हूं उसको, ये कंटिंजेंट है केस के फैसले पे, जैसे ही फैसला आ जाएगा मैं इसको पे कर दूंगा। मैं तभी कहता हूं कि जिसकी अकाउंटिंग स्ट्रांग है ना, उसको ऑडिट भी बड़ा स्ट्रांग है। सही है जी, आगे आ जाओ सर। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या रिस्क है? अंडर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, यही बात है। एक और चीज सीखो, अभी सिखा रहा हूं सिर्फ, हाँ। अंडर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों? क्योंकि एंटिटी चाहेगी एक्सपेंस कम और प्रॉफिट ज्यादा हो। वेरी गुड यार। अब आखिरी चीज सुनो, एक गेम है। जब भी आप लोन लेने जाते हो ना किसी बैंक से, वो कुछ चीजें गिरवी रखता है, सिक्योरिटी, ऐसा ही है? अच्छा, जो वो सिक्योरिटी लेता है ना, प्लीज सुनना यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो वो सिक्योरिटी लेता है ना, वो आपकी लोन की अमाउंट से भी 25% ज्यादा होती है। दिस इज कॉल्ड मार्जिन। वो बैंक की टर्म्स है, जब आप बैंक के ऑडिट में आओगे तो इंशाल्लाह सीखोगे। सुनना, एडिशनल मार्जिन रखता है वो। अच्छा, एडिशनल मार्जिन इसलिए रखता है वो क्योंकि वैल्यू गिरे भी तो वो 100 पे आके रुक जाए, वैल्यू गिरे भी तो वो 100 पे आके रुक जाए, यानी उसकी 100% रिकवरी हो, बैंक ये इंश्योर करेगा। ये बात तो दिमाग में बिठा दो, भेजे में। आगे सुनो। फिर वो लगाता है कोई डेट कोवेनेंट्स, कुछ शर्तें होती हैं उसकी। सुनना, शर्त क्या होती है? तुमने FAR 1 में रेशियो सीखे, करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है? प्लीज सुनना अब ये बात। आपको बैंक ये कहता है कि मैं कुछ डेट कोवेनेंट्स, कोवेनेंट्स का मतलब है शराइत, कुछ शर्तें लगा रहा हूं, ये तो तुम्हें हर साल मेंटेन करना। लेट से 5 इयर्स का लोन है, कितने इयर्स का? 5 इयर्स का लोन है, बहुत सुकून सुकून से मजे का ऑडिट है। 5 इयर्स का लोन है, 5 इयर्स में आपको करंट रेशियो जो है ना, 1:1 से नीचे नहीं आना चाहिए। 1:1 से नीचे, यानी जैसे ही वो 0.9 हुआ, वो कब होगा? जब लायबिलिटीज ज्यादा होंगी, करंट एसेट्स कम होंगे। अच्छा, फिर ये बैंक शर्त लगाता है क्यों? लॉजिकली भी तो ना, मतलब लोग आते हैं बोलते हैं चल चल भाई, ये टक 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 चल, हो गया। भाई मुझे एक बात बताओ, ये इसलिए लाजमी है क्योंकि अगर आपका करंट रेशियो बिगड़ा तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन लिक्विडिटी फॉर्म में वीक है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है तो आप उसकी रीपेमेंट भी, फिर वो आपको ये कहता है, सुनना, कंडीशंस बता रहा हूँ जो मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ और रोज देखता हूँ। वो आपको एक और चीज कहता है, आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन सीखा होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, और आप पे वो कुछ शर्तें लगाता है। शर्तें ये लगाता है कि आप और फाइनेंसिंग नहीं ले सकते, तो आपको अपनी जो फाइनेंसिंग है ना, वो पॉजिटिव नहीं रखनी।
ये क्या बात हुई सर पॉजिटिव निकली? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आपने और पैसा लिया है, और पैसा लिया है, तो जो और पैसा लोगे लोगों से, तो इसका डेट पे किया ही नहीं है, भंगियो तो दूसरे के ले लिए पैसे, तो क्या ये भी कंडीशन लगती है? फिर वो आपको कहता है आपको अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमेशा पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करना है, क्योंकि सीधी सी बात है, पैसा कहां से आता है? ऑपरेशन से आता है, हाँ या नहीं? ये तो मार्केट डायनामिक्स से सीखने चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव? पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको और फाइनेंसिंग, आपको करंट रेशियो भी क्या करना है? मेंटेन करना है। फिर वो बोलता है आपको कि आपको गेयरिंग रेशियो भी मेंटेन करना है, डेट टू इक्विटी का। आप और डेट नहीं ले सकते। और ये क्यों बोलेगा बैंक? वेरी गुड। अब देखो सुनो, अब गेम है, एग्रीमेंट में ये चीजें लिख के देता है वो, और वो ये कहता है कि अगर तुम लोगों ने इस चीजों को ब्रीच किया तो डेट उसी वक्त पेबल हो जाएगा, जो लोन है ना उसी वक्त पेबल होगा। तो तुम बोलोगे सर वो तो वैसी कंपनी ने ब्रीच कर दिया, पे कहां से करेगी? उसकी जितनी भी गिरी हुई चीजें फौरन बिक जाएंगी और कंपनी बर्बाद हो जाएगी। क्या कंपनी के गोइंग कंसर्न के इशू आ जाएंगे? कंपनी अगले 12 महीने चल पाएगी या बर्बाद हो गई? अच्छा, तो यानी एक बात बताऊं तुम्हें, किसी सवाल में, पूरी कहानी तो सुन ली तुमने, अब सीखो। किसी सवाल में अगर किसी कंपनी ने लोन लिया हुआ है, तो वहां पे क्या डेट कोवेनेंट्स के ब्रीच होने का खतरा होगा? तो क्या वो अगर ब्रीच हो गए, मैं अगर क्यों कह रहा हूं, पता नहीं है, अगर वो ब्रीच हो गए तो मैनेजमेंट ने कोशिश की होगी कि ब्रीच ना करे, सारे नॉन करंट एसेट्स को करंट में दिखाने की कोशिश की होगी, ताकि मेरा करंट रेशियो, भाई लॉजिकल भी है, और लाइबिलिटीज को क्या किया हुआ होगा? अंडरस्टेट किया हुआ होगा, हाँ या नहीं? तो सर मुझे एक बात बताओ, क्या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पहला रिस्क आपने बताया अंडर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऐसा ही है? दूसरा क्या है? ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स। क्या है? क्या डेट कोवेनेंट्स का मतलब समझ आता है? वेरी गुड सर, चलिए जी मैं आगे लेके चला आपको। एक मिनट। देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ ड्यू टू विच द अमाउंट ऑफ लोन माइट बी क्लासिफाइड। दोनों का मतलब समझ आ गया? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? सर नॉन करंट को करंट में दिखाना, ऐसा है? समझ आ रही है बात? जी जानी। तो वो खाली एक काम करते हैं ना, मैं बैंक हूं, मैंने आपको पैसे दिए, आपकी सिक्योरिटी ले ली, सही है, सब पैसे लेके निकल गए, बिजनेस कर रहे हैं, आप सिक्योरिटियां बेच रहे हो अपनी, चल भाई ये बैंक, बैंक जो तुम बैंक चला रहे हो, तुम्हारा बॉस बोला कहाँ है पैसा, रिकवरी का इनकम, बोलेगा सर मैं प्रॉपर्टी बेचने निकला था, बोलेगा तुम्हारा दिमाग खराब है, हमारा बिजनेस ही पैसा देना है लोगों को, प्रॉपर्टी तो तुमने गिरवी रखवाई थी, फिर जो जितने भी कस्टमर है ना वो कहेंगे भाई इनसे लोन नहीं लेना, किसी और बैंक से ले लो, ये तो प्रॉपर्टी बेचते रहते हैं। समझ आ रही है बात? तो ऐसा नहीं होता, सही है? मतलब तुम ये कह रहे हो कि मेरे पास प्रॉपर्टी गिरवी है तो मैं मतलब क्यों ये कंडीशन लगाऊंगा? कंडीशन इसलिए लगाओगे क्योंकि देखो हर कंपनी अपने कैश फ्लो बनाती है। कंपनी क्या करती है, बोलेगी इतना पैसा इस कस्टमर से आएगा, इतना पैसा इसमें आएगा, फिर आगे इन्वेस्ट करूंगा, तो वो सारी उनकी प्लानिंग होती है, सही है? अच्छा जी, और वो सिक्योरिटी जो होती है वो गिरवी इसलिए होती है इन केस ऑफ डिफॉल्ट, एक बंदे ने डिफॉल्ट ही नहीं किया तो क्या बिला वजह बेच दोगे उसकी चीजें? सही है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये तो IS 38 है, ये तुम लोगों को प्लीज याद देखना सुनना प्लीज, ये तो बात की बात है, ये अभी मैं इसको डिस्कस भी नहीं करूंगा, पर फिलहाल इतना, क्या ये चीजें समझ आती हैं कि कुछ फैक्टर्स होंगे जो सवाल के अंदर या एंटिटी के अंदर ऑलरेडी शामिल होंगे, उसने कोई ना कोई रिस्क निकल रहे होंगे, और उस रिस्क का क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट होगा? पर मैं कहता हूं कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट नहीं होता। वो कौन से होते हैं? अनरिलेटेड रिस्क। वो कौन से होते हैं? जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ना, एक एंटिटी एक्सपोर्ट इनमें इन्वॉल्व ही नहीं है और एक्सपोर्ट बंद हो गए तो क्या हमारा कुछ जाता है? नो सर, ये बात समझ आती है? सिर्फ एक चीज मैं चाहूंगा अभी खाली रीड करके, एक चीज ना, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमें आता है। एक मिनट, हाँ बस, हम यहाँ पे आ गए भाई। अच्छा जी, यार ये ऑनलाइन वाला तुम्हें ये सवाल नजर आ रहा है भाई? ओके, आप लोगों को अभी आ जाएगा भाई। अब आ गया भाई? चलें जी, या प्लीज हाँ इसको लिख के बताओगे, मैंने चेक करना है। एक ही सवाल है भाई, जल्दी से। कंपनी इज इन्वॉल्व इन सेलिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, it sells good to a large retailer on credit terms of 45 days from the date of sale. However, due to emergence of COVID-19 at reporting date June 30, 2020, receivable balance included
balances with outstanding days of more than 175 days. आपको बोलना नहीं है, आपको ड्राफ्ट करके बताना है गोली गोली। ये कोई 4 मार्क्स का सवाल है, ये सारे पास पेपर्स के हैं जो मैंने चंक्स निकाले हुए हैं। अब आप देखेंगे जो आपने रीड किया उसको अप्लाई कर रहे हैं आप सुकून से। यहाँ कोई वो नहीं है, लिखो गलत लिखो पर लिख के दिखाओ। अब पता है बच्चे फेल इसलिए होते हैं कि बच्चे वो याद करके जाते हैं जो भी किया ना हमने, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, और एंटिटी में यही है और यही है, तो फिर ये लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे सर। पर हाँ अभी तुम्हें अगर अंडरस्टैंडिंग है तो लिख पाओगे। सोचो क्या क्या फैक्टर्स थे इसमें, रिस्क फैक्टर हैं मेरे ख्याल से। अब आप लिखें फिर 3 फैक्टर हैं तो वो लिख के बताओगे मुझे। भाई क्या रिस्क फैक्टर हैं? पहले हाँ या ना में जवाब दो। एंटिटी में भी होंगे, सवाल में भी हैं, निकाल के लिख के बताओ कि क्या हो सकते हैं। प्रॉपर ड्राफ्टिंग मैंने सिखाया भी है कि पिक रिस्क फैक्टर फ्रॉम द क्वेश्चन। लिंक किससे करना है? लाइन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। वो तुम्हें खुद ही डिसाइड करना है कि कौन सा लाइन आइटम होगा। अब्दुल रहमान पूरा एक्यूरेटली लिखना है। ऑडिट के पेपर का मसला ये भी होता है, मुझे पता होता है कि लिखना क्या है पर कैसे लिखना है ये मसला होता है। और जो ये चीता बनता है ना आखिर तक कि मैं तो लिख लूंगा, वो लिख नहीं सकता। फिर तभी मैं कह रहा हूँ कि सारी प्रैक्टिस क्लास में ही करवाऊंगा मैं। जस्ट लाइक एफ ए डू यू, साथ साथ चलता रहेगा। जाने जानी सुनाओ। नहीं, ड्यू टू इमरजेंस ऑफ कोविड-19 एंड रिपोर्टिंग डेट। सही है। आप कह रहे हैं रिसीवेबल बैलेंस। वापस से रीड करो जानी। ड्यू टू इमरजेंस ऑफ कोविड, हाँ वापस से रीड करो। या तुमने देखो कोविड की वजह से तो लिख दिया, पर मेरे ख्याल से रिसीवेबल का मसला सिर्फ कोविड की वजह से नहीं है, डेटा डेज की वजह से भी है। मैं अगर होता तो मैं ये लिखता ड्यू टू इमरजेंस ऑफ कोविड एट रिपोर्टिंग डेट डेटा डेज हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम बाय मोर देन 175 days, therefore there is a risk of, मैंने बताया कि क्यों है, therefore there is a risk of overstatement of receivables and appropriate provision might not have been recorded। क्लियर है? पहली चीज है। और कोई बताएगा? भाई अवेश ने बताया यहाँ पे company involved in import and due to COVID there is a ban on international trading, so there is a risk of overstatement of revenues। ये भी एक मिनट देखते हैं ना, बैन तो नहीं है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं बताया।
सही है. एंड ड्यू टू कोविड एंड देयर इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड क्रेडिटर्स देयरफॉर देयर इज अ वैल्यूएशन ऑफ पेएबल. गलत देखा, यही तो गेम है ऑडिट में. हसनैन, एक एक करके पहले या तू बता दे जानी. हाँ हाँ, पढ़ के बताओ, रीड करके. कंपनी कंपनी खुद इंक्रीज नहीं करती, लोग मजबूर कर देते हैं कि इंक्रीज हो जाते हैं. खुद थोड़ी ना बोलूंगा चल भाई 90 दिन के बाद दियो. डेटर डेज हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम बाय मोर देन 175 डेज. आगे बताओ. बिल्कुल. यार यहाँ पे रेवेन्यू का मेरे ख्याल से कुछ दिखता नहीं है मेरे को. चलो अभी देख लेते हैं. अच्छा, मेरे ख्याल से किसी ने एक इम्पोर्ट वाली बात तो किसी ने बताई नहीं. बताई है? किस किसने बताई है इम्पोर्ट वाली? वैल्यूएशन ऑफ पेबल का. चलें जी. वैल्यूएशन अकाउंट पेबल इंपोर्ट करवा रहा हूं मैं. सही है जी. वो तो फिर कैश फ्लो डिफिकल्टीज का रिस्क है ना. मैं तो बोल रहा हूँ सर इससे क्या पता लगता है. अब मैं तो, तुम तो बोलोगे कंपनी की तो ऐसी की तैसी हो गई है, मर जाएगी कंपनी. नहीं, जो अभी जो फिलहाल पता लग रहा है वो देख रहे हैं. चलिए जी, देखते हैं कि क्या मसला है. देखो मैं फिर कह रहा हूँ, जितना भी अच्छा समझाऊं, अनलेस कि तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, हाथ सेट नहीं होता ड्राफ्टिंग पे. हसनैन, तुमने क्या लिखा? तो यार बेहतरीन लिखा हुआ है. और ये बाकी ये इंपोर्टेड गुड्स एक्सचेंज रेट. हाँ, अब देखो ये, अब देखो आपको ये करेंसी रिस्क का कैसे पता लगता. इंपोर्टेड गुड्स है. अब ये पता है कैसे सीखेंगे हम? जितने सवाल सॉल्व करेंगे ना ज्यादा, हम सवाल रीड करते ही पिक कर लेंगे कि ये मसला है यहाँ पे. चलिए जी, अब मैं देखता हूँ कि मैंने क्या लिखा, और हो सकता है तुमने मुझसे ज्यादा ही लिखा हो. इधर देखो. कंपनी इज इन्वॉल्व इन सेलिंग, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ वैल्यूएशन ऑफ. मैंने वैल्यूएशन क्यों लिखा है? ज्यादा और कम दोनों हो सकता है. वेरी गुड. इसके बाद, further incorrect exchange rate may be used to translate into transaction into local currency. ऐसा ही है भाई. चलें जी, इसके बाद, increase in receivable days. Receivable days have been significantly increased from 45 to 175 days. There might be a risk that these might not be recoverable and appropriate provision against receivable might not have been recorded. जिसने provision का और bad debt का भी बता दिया, वो equivalent बात है. अंडर स्टेटमेंट परचेजेस कैसे? यानी कैसे? भाई मुझे एक बात बताओ, एक सवाल में, ये क्या तुम्हें पता है ये कंपनी कौन सा बिजनेस करती है? नहीं पता ना. तो मुझे एक बात बताओ, इंपोर्ट तो करती है मेरी जान, पर क्या इसमें लिख के दिया बैन है इंपोर्ट्स पे? खत्म हो गई कहानी. तो लास्ट यानी ऐसे लोगों को बेच रही है कि वो आगे बेचेंगे ही बेचेंगे, तो रेवेन्यू का तो कोई मसला नहीं है, रिसीवेबल का मसला है. भाई देखो, चीजें बेची जा रही है तभी तो रिसीवेबल डेज बढ़ रहे हैं. भाई मुझे एक बात बताओ, रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला क्या है? डिफिकल्टी इन कैश फ्लो तो तब आएगी ना सेल ही नहीं हो. अरे मेरी जान, वर्किंग कैपिटल एडजस्ट होते हैं ना सेल्स में से. वो कह रहा है अगर सेल ही नहीं हो तो पक्का पता है पैसा नहीं मिलेगा. सही है. अच्छा जी, कंपनी इज इन्वॉल्व इन इंपोर्ट ऑफ गुड ड्यू टू विच देयर इज अ रिस्क ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस. नहीं देखो, यूं लिखोगे गलत बाबू. इधर देखो यार, तुम्हें लिखना ये है कि ड्यू टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स कंपनी इज एक्सपोज टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड पेबल. ये बात समझ आती है? चलिए जी, अब इतनी मोहब्बत में जो 6 मिनट बाकी हैं पूरी क्लास में, तुम ये तो अच्छा, ये मैं तुम्हें भेज दूंगा. हाँ, ये तुम्हें पूरी फाइल भेज दूंगा ये वाली सोल्यूशन के साथ. आराम से अच्छे से ड्राफ्टिंग करना. अगली क्लास में टाइम भी होगा ना, तो जो गलती करोगे वो काट के सही भी करना साथ साथ. फिलहाल अगले सवाल पे आ जाओ. मैं खाली ये दिखाना चाह रहा हूँ कि तुमने जो लॉजिकली समझा है ना,
वेरिएशन इन वैल्यूएशन नहीं, वेरिएशन नहीं, गलत, वैल्यूएशन ऑफ। अभी वो देखेंगे हम आगे, अभी तो जितना टाइम लेना ले लो, कोई मसला नहीं है। हाँ पप्पू, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू कैसे पता लग रहा है? कंपटीशन की वजह से। अच्छा, यानी आप ये सही कह रही हैं? कौन सी? हाँ, कंपनी हैज नॉट हैव बीन एबल टू अचीव द सेल्स टारगेट फॉर द लास्ट ईयर। हाँ, तो क्या ये सही कह रही हैं कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू है? पक्की बात है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, कॉम्पिटिटर के आने से जब ओवर रिस्क है कि रेवेन्यू ओवर स्टेट हुआ होगा, तो एक और रिस्क है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ पीपी। वेरी गुड यार। अब एक एक करके आगे देखते हैं कि इसमें है क्या। कंपनी, ऐसे सुनो, वो क्या ये रहा है, देखो ये रिस्क फैक्टर्स है ना सारे, सवाल में रीड करके अब समझ आ रहा है। अब मैं तुम्हें बोलता, वो वाला डॉक्यूमेंट याद करो, क्या उसमें से याद करने का कुछ है, जैसे समझने का था? सवाल तो ये हैं जो सीधे सीधे लिखने होते हैं। अब सुनना मेरी बात। वो ये कह रहा है कि भाई कंपनी फेल हो गई है अपना टारगेट अचीव करने में, ऑल्दो द करंट ईयर सेल्स हैज बीन इंक्रीज बाय 15% कंपेयर टू लास्ट ईयर। वेरी गुड। अच्छा, कंपटीशन भी है, फिर भी सेल्स कितने से बढ़ रही है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं इसकी ड्राफ्टिंग इस तरीके से करता कि कंपटीशन हैज इमर्ज इन मार्केट एंड आल्सो सेल इज इंक्रीजिंग बाय 15%। तो मैंने उसको दोनों रीजन बताया कि मैं रिस्क क्यों निकाल रहा हूँ, ये फैक्टर है जो मुझे शक करने पे मजबूर कर रहा है। ऐसा ही है, therefore there is a risk of overstatement of revenue। ऐसा ही है भाई। अब आगे जाके देखो, स्टॉक एंड ट्रेड डेटर हैव सिग्निफिकेंटली। अब सुनना, एक एक करके एक एक करके एक एक करके वो बोल रहा है इन्वेंट्री और रिसीवेबल सिग्निफिकेंटली क्या हो गए। अच्छा, मैंने पूछा मैनेजमेंट से, तो वो बोल रहा है भाई हमने सेल भी तो ज्यादा की है, इस वजह से। अब सुनो एक बात, पहले इन्वेंट्री का मसला दिखता है मेरे ख्याल से। इंक्रीज इन इन्वेंट्री बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट इंडिकेट, सुनना, इंडिकेट्स दैट द मैनेजमेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन सेलिंग इन्वेंट्री। मैंने तो लिंक किया ना भाई, बस। therefore there is a risk of ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को भी कटा दिया, कितने रिस्क हो गए? 2 हो गए। रिसीवेबल का मसला है, तो सर डेटर भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गए, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। ये बात समझ आती है? तो सर देखो, मैं सिर्फ पूछता हूँ। अब ऑडिट इंटरेस्टिंग है क्योंकि लॉजिकली अप्लाई कर रहे हो उसको। ये बात समझ आती है? सर बिल्कुल। इसकी ड्राफ्टिंग अपने हिसाब से कर लेना घर जाके, मैं इसके दोनों के सोल्यूशन भेजता हूँ, फिर अगली क्लास में अगले सवाल होंगे। फिर मैं सिखाऊंगा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके रिस्क कैसे निकाले जाते हैं। क्लियर है? मिलते हैं अगली क्लास में। भाई मजा आया ऑडिट में आज? ओके जी। क्या बोल रहा है?